आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से मानसी भी जुड़ चुकी हैं और आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं खरा सौदा और इस शो में हम आगे बात करेंगे कि आज जुलाई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या क्या इवेंट्स होंगे जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इस वक्त ग्लोबल बाजार पर और एशियन मार्केट की शुरुआत कैसी लग रही है, ये भी आपको एक एक करके दिखाते हैं। और इस वक्त एशियन मार्केट देखें तो वहाँ पर काफ़ी मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्सजीएक्स निफ्टी ज़रूर मजबूत है, लेकिन थोड़ी देर पहले चाइना के तरफ से मैन्युफैक्चरिंग के डेटा यहाँ पर निकल कर आया और वहाँ पर फैक्ट्री आउटपुट के जो आंकड़े आए हैं उसमें हल्की नरमी यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन इस बीच ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो काफ़ी सारे इवेंट्स, काफ़ी सारे डेटा यहाँ पर निकल कर आए हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से अजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे डेटाज आए हैं, बहुत सारी कॉमेंट्री आई हैं। गुरुवार को तो भारतीय बाजार बंद थे बकरीद के मौके पर, लेकिन उसका रिएक्शन आज देख सकते हैं। तो आपकी नज़र कहाँ थी, कौन से बड़े अपडेट्स और कौन से डेटा पर आपकी नज़र थी, किस तरह से एनालिसिस किया? पूजा, सबसे पहले तो मैं ग्लोबल मार्केट्स के रिटर्न्स देख के एकदम हैरान रह गया। और क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार को ग्लोबली अगर आप देखिए, आप बिलीव करेंगे, आप विश्वास मानेंगे कि पहले 6 महीने में निकेई जैसा मार्केट 20% ऊपर है। यूएस में अगर आप देखिए, डाउ और एसएनपी 15% चल चुके हैं। नैस्डैक पहले 6 महीने में, मतलब 30 जून की एंडिंग का डेटा मैं देख रहा था, 20% के ऊपर करीब चल चुका है। इतनी भयंकर रैली ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रही है। जबकि जब हम छुट्टी पे थे कल, एक सेंट्रल बैंक, ग्लोबल सारे सेंट्रल बैंक्स भी पोर्चुगल में मिल रहे थे और पाउल साहब की कमेंट्री आई, लेकिन एकदम एक्सपेक्टेड लाइंस पे कि भाई उन्होंने कहा 1-2 और रेट हाइक यूएस में आ सकते हैं। परसों जो है गीता गोपीनाथ ने भी ये कहा था कि बाजार रेट कट की उम्मीद में बहुत जल्दबाजी कर रहा है, अभी रेट एलिवेटेड रहने चाहिए अगर इन्फ्लेशन की कमर आपको तोड़नी है तो। लेकिन बाजार जो है उसके बियॉन्ड देख रहा है, 6 महीने 8 महीने के बियॉन्ड देख रहा है बाजार, और इसीलिए ग्लोबल मार्केट में एक रैली चल रही है। फ्राइडे है, फ्राइडे को यूएस का सीपीई डेटा आएगा, उस पर आपको नजर रखनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर, और वो थोड़ा सा मूड किस तरफ घूमता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो बाजार बहुत ज्यादा मजबूत दिख रहा है। इसी का फायदा इंडियन मार्केट को और इमर्जिंग मार्केट को होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ग्लोबल मार्केट्स में तो रैली है, लेकिन भारतीय बाजार की रैली पर क्या कहेंगे अजय? क्योंकि हमने देखा कि इनफैक्ट ऐसा लग रहा है बुधवार के दिन की छुट्टी ही कैंसिल इसलिए हुई थी कि रिकॉर्ड लेवल्स हम देख लें। जी हाँ, जबरदस्त ब्रेकआउट हमें देखने को मिला बुधवार को। उम्मीद नहीं थी, मतलब उम्मीद 19,000 के क्रॉस होने की तो नहीं थी। प्रीवियस हाइज टेकआउट हुए, उसके बाद हमने बिल्ड अपॉन किया। जब आप लेवल्स को क्रॉस करके उसके ऊपर गेन्स और बढ़ते हैं, ये एक मजबूती का साइन होता है। प्री ओपन में ही शुरू हो गया था ना इनफैक्ट इंट्राडे हाई अगर आप देखिए तो 19,011 का बना है स्पॉट में। और आप देखिए बैंक निफ्टी में कितनी तेजी है। बैंक निफ्टी 44,300 350 के करीब बंद हुआ, लेकिन अब ये 44,500 की तरफ देख रहा है जी। हुआ ये कि एक तो रिलायंस का जो सहारा गायब हो गया था निफ्टी से, वो वापस आना शुरू हो गया। हमने रिलायंस में अच्छी मजबूती देखी। पीएसयू बैंक्स जो एकदम प्रॉफिट बुकिंग होने लगी थी, मुनाफा वसूली साइडवेज चले गए थे। और अगर एसबीआई को मैं ले सकूं कि एसबीआई का कंट्रीब्यूशन वापस आ गया, तो ऑलरेडी अगर हम देखें आपके फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी बैंक चल रहा था, बैंक्स को सहारा दे रहा था, लेकिन अब बड़े पीएसयू बैंक्स का भी सहारा वापस आने लगा है, तो ये मजबूती है। दूसरा, आपने देखा, मुझे तो एक बार जाके चेक करना पड़ा टिकर पे, 12,500 के ऊपर करोड़ की बाइंग एफआईएस की। तो एफआईएस की जब इतनी तेजी चल रही है, ये शायद किसी सीरीज में नहीं देखा इस तरह। आप ये कह सकती हैं ब्लॉक डील का भी थोड़ा सा इसमें रोल है, बिल्कुल है। लेकिन मैं हमेशा ब्लॉक डील को कहता हूँ, वो भी बाइंग होती है ना एफआई की, उसको आप किनारे कैसे रख सकते हैं। तो एफआईएस की सॉलिड बाइंग चल रही है। बिल्कुल, मॉनसून का प्रोग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उससे माहौल अच्छा बना हुआ है। और एफआईएस जो है इस समय भारत के चक्कर काट रहे हैं। इनफैक्ट कल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गोल्डमैन सैक्स के पूरे बोर्ड के साथ एक मीटिंग करी। इस समय मैं अक्सर बोलता हूं, मैं नीलेश भाई से परसों बात कर रहा था एनएससी से, कि हमारे देश के सबसे बड़े जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स हेड है ना, वो है मोदी जी। वो देश को जो है अपॉर्चुनिटी बेचा करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। और तो ये सोलोमन साहब जो है इंडिया आए हुए हैं अपने पूरे बोर्ड के साथ, और फोटो में वापस जाऊं, उसमें एक और खास व्यक्ति हैं, आपने ध्यान दिया क्या? ये है
राइट में तो जो गोरे खड़े हैं ना वो तो हैं सोलोमन जी, हाँ। जो गोल्डमैन सैक्स के सीईओ, लेकिन जो दूसरी तरफ है ना वो लक्ष्मी निवास मित्तल है। मिस्टर मित्तल है। जी हाँ, वो भी गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड पे हैं। तो जब पूरा बोर्ड अपनी बोर्ड मीटिंग यहाँ इंडिया में कर रहा है, एफआईएस की भारी खरीदारी चली रही है, तो बाजार में ब्रेकआउट क्यों ना हो। देखना ये है, अगर ऑप्शंस डेटा अभी अंश को भी लेके आएंगे, ये यहाँ से भी बिल्डअप हो सकती है रैली। ये कहीं ना कहीं इसकी हवा नहीं निकल रही है, अभी तो रैली मजबूती पकड़ सकती है, क्योंकि एफआईएस का बाइंग चल रही है, आपका मॉनसून में प्रोग्रेस अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो एक आरबीआई हर 6 महीने में निकलती है, वो हाल बताता है कि भाई इस समय इकोनॉमी का हाल कैसा है, और वो किसी एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है कि कोई टिल्ट होके किसी को खुश करने के लिए ना, आरबीआई जैसे मजबूत इंस्टीट्यूशन का एक हाल आता है कि इस समय इकोनॉमी का हाल क्या है। काफ़ी अच्छी कमेंट्री आई है अगर आप उसको पढ़ें, तो मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा ट्रिगर आ सकता है। पुल बैक बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जो पहले के रेजिस्टेंस थे वो अब सपोर्ट बन गए। अगर हम 18,800 की बात करें, 18,500 600 की, वो जो पूरा जोन है 200-300 पॉइंट का, वो अब सपोर्ट जोन हो जाएगा। और मैं एकदम, मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं होगा अगर यहाँ से भी रैली और तूल पकड़े और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि एफआईएस और मैक्रो की सपोर्ट, और जब लिक्विडिटी के सामने खड़े नहीं होना चाहिए, वो एक ट्रेन की तरह है, उसको ज़्यादा संदेह मत करिए। लिक्विडिटी सॉलिड है, मैक्रो अच्छे हैं, तो आराम से एंजॉय करिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ, आगे के लेवल भी रूल्ड आउट नहीं है। एब्सोल्युटली, तो भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ जून सीरीज की एक्सपायरी तो हमने देखी, जुलाई सीरीज का आगाज हुआ है। उम्मीद यही है कि यहाँ से भी ऊपर के लेवल्स, क्योंकि 19,000 के स्तर के पार हमने 19,011 तक के लेवल्स देखे, तो अब रैली जो है वहां से आगे बढ़ती दिखेगी। ऑफ कोर्स ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप ने लगातार ड्यूरिंग द सीरीज बाजार का हाथ पकड़ के रखा। लेकिन चलिए एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, लगातार बड़े खरीदारी के लेवल्स जो आते हुए दिखे हैं, एफआईएस का डेटा क्या कह रहा है ये समझते हैं। बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश बताइए, ट्रेंड क्या है? खरीदारी का ही ट्रेंड देख रहे हैं आप निफ्टी बैंक निफ्टी में? किस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम ये शुरुआत करेंगे, जैसे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई भी टच किया, साथ ही साथ निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग भी दिया है। अगर इसका फ्यूचर्स देख ले तो ओपन इंटरेस्ट करीबन 44% से बड़ा है, जो कि जब भी कोई सीरीज स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में इतने बड़ा परसेंटेज देखना बहुत ही कॉमन रहता है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि ट्रेंड लॉन्ग बिल्डअप का नज़र आ रहा है। अगर इसके वीकली ऑप्शंस देखें तो सबसे एक्टिव कॉल 19,000 स्ट्राइक प्राइस का हो रहा है, जहाँ पे कॉल बाइंग दिख रहा है। कॉल बाइंग मतलब ऑप्शन ट्रेडर्स तब कॉल बाइंग करते हैं जब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर ऊपर के लेवल से भी और ऊपर जाएगा इंडेक्स। तो ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद से निफ्टी 19,000 के ऊपर ही रहेगा इस हफ्ते के लिए। नीचे की तरफ एक्टिव पुट ऑप्शन बन रहा है 18,900 पर, वहाँ पर अच्छी पुट राइटिंग हो रही है। ट्रेडर्स पुट राइटिंग तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि इस लेवल के नीचे तो इंडेक्स नहीं जाने वाला है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट भी देख सकते हैं इसको। चलिए अभी निफ्टी बैंक में आ जाते हैं। निफ्टी बैंक का एक ये है कि भले ही निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई टच किया है, लेकिन वो लास्ट 34 सेशन से के करीबन कुछ हज़ार अंकों के बीच में ही घूम रहा है। ये रेंज 43,400 से लेके 44,400 तक का है। इस रेंज से ब्रेकआउट देके बाहर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक के अपमूव के सस्टेनेबिलिटी के लिए। चलिए फ्यूचर्स में देख लेते क्या हो रहा है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में भी ओआई करीबन 41% से बढ़ा हुआ है, और यहाँ भी हम फ्रेश लॉन्ग का सेंटिमेंट देख रहे हैं। अगर हम इंडेक्स ऑप्शन देखें वीकली का निफ्टी बैंक का, तो यहाँ पे सबसे एक्टिव कॉल हो रहा है 44,500 का, जहाँ पे कॉल बाइंग हो रही है, और एक्टिव पुट राइटिंग चल रही है 44,200 पर। यानी कि ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंडेक्स इसके नीचे तो नहीं जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा अंश ये भी बताइए कि कौन से 2 स्टॉक्स हैं जहां पर की नजर रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर हम कोई लॉन्ग कैंडिडेट देखें तो एक स्टॉक जो उभर के आ रहा है वो है पावर फाइनेंस का। स्टॉक ने ऑल टाइम हाई टच किया है, और साथ ही साथ स्टॉक ने उसका एक रिसेंट हाई बना हुआ था, वहाँ से ब्रेकआउट देके स्टॉक ऊपर आया, जो कि करीबन 212 रुपीज़ पर था। तो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो ये एक स्टॉक बाइंग क्षेत्र में देख सकते हैं आप। दूसरा स्टॉक जो लॉन्ग कैंडिडेट में है वो है बंधन बैंक का। अब ये स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, ये स्टॉक ने इस महीने पूरी बिकवाली देता हुआ नीचे आया है, जिसके वजह से स्टॉक अभी थोड़ा ओवरसोल्ड रीजन में दिख रहा है।
स्टॉक अभी एट प्रेजेंट एक 100 DMA पर भी आकर रुक चुका है, तो यहाँ से हम एक अच्छा सपोर्ट देख सकते हैं। जो लेवल पर अभी रुका है वहाँ पे 100 DMA का सपोर्ट तो है ही, इसके पहले भी पिछले महीने में भी यही एक लेवल था जहाँ से स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दी थी, इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद स्टॉक यहाँ से अच्छी खरीदारी दिखाए। ये तो हो गए बंधन बैंक और पावर फाइनेंस कॉर्प पे आप नज़र बना के रखे। अंश कह रहे हैं कि एफएनओ डेटा दिखा रहा है कि यहाँ पे हरकत हो रही है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कुणाल परार हैं। कुणाल परार से बातचीत शुरू करते हैं और पैनलिस्ट साथ में जुड़ेंगे। कुणाल, गुड मॉर्निंग। ये जो ब्रेकआउट दिखाया कल निफ्टी बैंक निफ्टी ने, परसों ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक निफ्टी ने, डेटा क्या कहता है? अगर मैं लॉन्ग पोजीशन राइड कर रहा हूं तो मुझे कहां पे स्टॉप लॉसेस लगाने चाहिए और कितना आप कहेंगे कि अभी इसके अंदर स्टीम है या अब रेजिस्टेंस जोन हिट कर रहा है? सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाउ एक काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप ओपनिंग होते हुए देखा निफ्टी में, और उसके बाद ऑल टाइम हाई भी बनाया। एंड टीवी पे जैसे उस दिन दिवाली थी एक्चुअली, मानो हर हाई पे टीवी पे बम धमाके फूट रहे थे। तो एक अच्छा माहौल बना था एक अच्छा माहौल बना था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। नाउ अभी ये देखना है कि क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बट ऑब्वियसली लग रहा है कि एक अनचार्टेड टेरिटरी में निफ्टी आ गया है। एंड जब भी निफ्टी या कोई भी स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आता है तो वहां से फर्दर गेन भी हमें देखने को मिलते हैं। सो यहाँ से जो व्यू बन रहा है निफ्टी का, वो फर्दर अपसाइड के मोमेंटम का भी बन रहा है। अगर मैं लेवल की बात करूं तो 19,200 का लेवल है जो हमें निफ्टी इमीडिएट बेसिस पे दिखा सकता है, और वो जैसे ही ब्रेक होता है तो स्काई हैज नो लिमिट। जैसे पहले 2023 के पहले 2022 में सब लोग बात कर रहे थे कि 21,000 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, तो वो लेवल भी हमें निफ्टी यहाँ पे दिखा सकती है। तो टाइमिंग के लिए 19,200 का लेवल है, वो ब्रेक करते 19,500 का लेवल आ जाएगा। नाउ अगर जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी है, जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी है, उनके लिए अगर मैं इस लेवल पे अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ, इस लेवल पे अगर मैं एसएल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो एसएल हमारा आएगा वो एसएल आएगा 18,850 का। 18,800 18,850 का काफी अच्छा सपोर्ट है, और जो गैप बनाया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसी का लेवल, उसी का सपोर्ट यहाँ पे है। अगर वो फिल कर देता है तो करेक्शन में 18,650 18,500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। सो 18,800 18,850 का काफी अच्छा सपोर्ट है। एज ए एसएल उसके साथ चल सकते हैं। ऊपर में 19,200 19,500 तक के लेवल हमें निफ्टी स्पॉट में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली 19,500 तक के लेवल्स, और जून के ही महीने में दिवाली सा माहौल बनाया बाजार ने। चलिए, सौरभ सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ गए, उनकी स्ट्रैटेजी मार्केट्स पर क्या है ये भी जानते हैं। गुड मॉर्निंग सौरभ, बताइए क्या स्ट्रैटेजी आप बना रहे? नई सीरीज की आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। गुड मॉर्निंग मानसी। ओवरऑल दोनों इंडाइसेस पे आउटलुक पॉजिटिव है। फ्राइडे को हमने पिछले सेशन में हमने ऑल टाइम हाई मारा है, और मार्केट लोअर लेवल्स पे अच्छी बाइंग डिमांड देखने मिल रही है। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उससे ये पता चल रहा है कि मार्केट में लोअर लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट है, और जिस तरीके से हम ऑल टाइम हाई के आसपास है उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं जो 18,900 का रेजिस्टेंस था। मुझे लग रहा है यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक भी दोनों में देखा जा सकता है। डेरिवेटिव्स डेटा देखें तो निफ्टी पे 18,900 पे एक अच्छा पुट राइट, काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई है, तो मुझे लग रहा है वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो निफ्टी में खरीदारी की सलाह होगी। एक 18,900 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, और शॉर्ट टर्म जो टारगेट निकल के आ रहा है 19,100 आई थिंक, और 19,100 19,200 का पोजीशन होता है, तो 19,500 भी इन नो टाइम हमें देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी आउटलुक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो लोअर लेवल जो 44,000 का लेवल है, वहां पे जब भी मार्केट उसके आसपास आ रहा है वहां से एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो आई थिंक ये लक्ष्मण रेखा की तरह एक्ट करेगा 44,000 का लेवल। जब तक इसके ऊपर है आई थिंक बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखा जा सकता है। तो बैंक निफ्टी 44,100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी। ऑन द अपसाइड जो शॉर्ट टर्म में नियरेस्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 45,000 आई थिंक 45,500 की ब्रेक होने के बाद 45,000 इन नो टाइम देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस उछाल को प्ले करने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी के लिए भी टारगेट्स आपको बताओ, और निफ्टी में भी 19,100 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। कुणाल, वापस से आपके पास आएंगे, आपकी तरफ से आज के लिए ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें, दो स्टॉक है जिसमें काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहला जो स्टॉक है MHRIL नाम का है ना। वो MHRIL की बात करें, महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट, ओके।
फिलहाल स्टॉक 297 पे ट्रेड कर रहा है एंड जिस हिसाब से स्टॉक ने लास्ट अर्निंग सेशन में ब्रेकआउट दिया था एंड स्टॉक एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। सो व्यू यहाँ पे MHRIL बाय करके चलने का बन रहा है। एसएल रहेगा 285 का रहेगा। टारगेट की बात करते हैं तो 310 और वो ब्रेक होते ही 317 का दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक है जिसमें एक काफी अच्छी मोमेंटम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL 117 के पास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 111 के एसएल के साथ हम इसमें खरीदारी करके चलेंगे। 126, 129, 129 दो टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। अश्योरेंस और साथ ही महिंद्रा हॉलीडेज, दो स्टॉक्स हैं इस वक्त कुणाल के रेडार पर खरीदारी की कॉल। सौरभ, आपकी तरफ से क्या खरीदारी क्या आउटलुक है, और अगर हाँ तो कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स हैं आपके रेडार पर? यस मानसी, मेरा पहला पिक रहेगा अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में लॉन्ग का वजह यही है कि 750 की जो स्ट्राइक थी वहां पे अच्छी कॉल राइटिंग थी, लेकिन पिछले सेशन में वहां पे एक अच्छी अनवाइंडिंग देखने मिली है, काफी शॉर्ट्स कवर हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी न्यूज फ्लो है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट इस स्टॉक में ऑन द अपसाइड देखा जा सकता है। और जो रेजिस्टेंस जोन था पिछले हफ्ते का उसको भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। एक 750 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी। ऑन द अपसाइड 770 के टारगेट्स अडानी पोर्ट्स में नियर टर्म में देखे जा सकते हैं। मेरा दूसरा पिक रहेगा सन फार्मा। सन फार्मा के स्टॉक में देखिए तो पिछले सेशन में 11% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, तो इंडिकेट कर रहा है फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और इस काउंटर में जो 1000 का जोन था, जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, उसको अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक किया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 1000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी। ऑन द अपसाइड 1050 तक के टारगेट्स नियर टर्म में देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ जिन पर आप नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं कि आज के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं जहां पर कि एक्शन देखने को मिल सकता है। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा IPO एक्शन का। आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन के लिए 2 IPO के लिए। एक में जो है सब्सक्रिप्शन आइडिया फोर्स का 50 गुना बढ़ चुका है, रिटेल में भी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन देखने मिली है। साइन DLM का भी लगभग 8 गुना बढ़ा है IPO। खबरों वाले शेयर्स पे बात करते हैं तो सबसे पहले जो फोकस में आएगा अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी ग्रीन एनर्जी। यहाँ पे हमारे खबर पे मुहर भी लगी है। मल्टीपल ब्लॉक्स हुए हैं जहाँ पे लगभग 8000 करोड़ के शेयर्स एक्सचेंज है हुए हैं, जहाँ पे सेलिंग जो है प्रमोटर्स रहे हैं। यहाँ पे GQG और उनके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जो है स्टेक की जो है एक्विजिशन की है। याद रखिए ये तीसरी बार जो है बाइंग देखने मिल रही है GQG पार्टनर्स से। और ओवरऑल 0.8% स्टेक जो है अदानी ग्रीन एनर्जी में भी उन्होंने अक्वायर किया। ICICI सिक्योरिटीज़ भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है उनको शेयर अलॉटमेंट का जो है रेशियो दे दिया है। अगर आप जो है लगभग 100 शेयर्स होल्ड करते हैं ICICI सिक्योरिटीज़ में तो आपको 67 शेयर्स जो ICICI बैंक के ज़रिए मिलेगा। अब ये शेयर स्वैप है, कोई कैश डील नहीं होने वाली है, लेकिन मर्जर जो है इन फेवर है अगर आप ICICI सिक्योरिटीज़ के शेयर होल्डर हैं तो ऑलमोस्ट 2.4% का प्रीमियम है। MCX की बात करें तो थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है स्टॉक में, क्योंकि उनका जो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज जो 63 मून से आता है वो एक्सटेंड कर दिया गया अगले 2 क्वार्टर में, अगले 6 महीने के लिए। और जो रखा गया है उनका प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वो लगभग 125 करोड़ रखा गया प्रति क्वार्टर। अर्लियर जो प्राइस था वो 81 करोड़ था। तो EPS डाउनग्रेड्स का एक्सपेक्टेशंस है। KPR मिल्स भी है, पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि प्रीमार्क जो वन ऑफ द लार्जेस्ट आपके वैल्यू गारमेंट रिटेलर है, उनके स्ट्रॉन्ग Q3 नंबर्स आए हैं और प्रीमार्क जो है कंपनी के एक मेजर कस्टमर हैं। CMS इन्फोसिस्टम्स का लॉक इन जो है आज खत्म हो रहा है। BPCL का राइट्स इशू का अप्रूवल आया लगभग 18,000 करोड़ रुपए का। टाटा कम्युनिकेशन का दूसरा बड़ा एक्विजिशन अनाउंसमेंट है, जहाँ पे कलरिया जो एक CPaaS प्लेटफॉर्म होती है उनको अक्वायर करेंगे। ये लगभग 800 करोड़ रुपए का एक्विजिशन होगा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हो सकता है आज। इनके प्रमोटर जो है लगभग 6% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं। और जो प्राइसिंग रखा है रेंज 1230 से 1255 का रखा है, जिसका लगभग डिस्काउंट 7% का रहेगा। TD पावर सिस्टम में भी 24% का ब्लॉक डील आ सकता है, जहाँ पे प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स बिकवाली कर रहे हैं। फ्लो प्राइस लगभग 214 रुपये प्रति शेयर का है, यानी कि 4% का डिस्काउंट लेवल्स पे। और जो डील साइज़ है 800 करोड़ का रहेगा। टाटा केमिकल्स में LIC ने स्टेक बढ़ाई है 2% से 7.1% स्टेक आ गया है। जाइडस लाइफ साइंस में बात करें तो यहाँ पे USFDA अप्रूवल आ गई है ब्रेस्ट कैंसर ड्रग के लिए। एडवांस एंजाइम म्यूचुअल फंड में ICICI म्यूचुअल फंड ने 1% स्टेक की एक्विजिशन की है। और याद रखिए विप्रो है, आज आखिरी दिन रहेगा शेयर बायबैक के लिए। AGM में 3 अहम कंपनी है, JSW एनर्जी, पिरामल एंटरप्राइजेज, दालमिया भारत और HDFC बैंक भी जो है फोकस में रहेंगे दोनों स्टॉक। आज बोर्ड मीट हो सकती है जहाँ पे रिकॉर्ड डेट जो है मर्जर का डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन याद रखिए ये टेंटेटिव डेट है, तो इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। और आखिर में JK टायर के बारे में बात करूँगा
जहाँ पे उनके जो बनमोर प्लांट की कैपेसिटी है उसका एक्सटेंशन हो रहा है। लगभग 31% इंक्रीज़ होने वाला है उस प्लांट की आउटपुट को लेके, और जो दूसरा फेज़ है एक्सपेंशन का वो शुरू होने वाला है अप्रैल 2024 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इम्पैक्ट्स हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं। शानदार लिस्ट शरद शेयर करते हुए आइए कुछ और उसमें से कुछ स्टॉक्स लेके डिस्कस करते हैं पॉसिबल ट्रेड्स। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेके आइए सौरभ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एक ब्रेकआउट सा आता हुआ दिख रहा है, 270 के करीब पहुंच गया, 72, इनफैक्ट क्लोजिंग इसकी 70 के ऊपर आई है और ये बाकी सारे पावर स्टॉक्स को लैग कर रहा है। क्या इसका इस बार इसकी बारी आ सकती है? 300 के लिए तैयार हो रहा है क्या, या आप इसे ट्रेड नहीं करेंगे अभी? अजय, स्टॉक में देखें तो लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस बन रहा है। 260 के आसपास स्टॉक ने काफी समय बिताया और वहीं पे एक बेस बनाने की कोशिश की है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका प्राइस स्ट्रक्चर है, चांसेस है कि ऑन द अपसाइड एक बड़ा मूव देखा जा सकता है। तो करंट लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लग रहा है। थोड़ा सा 275 पे माइनर हर्डल है, लेकिन 275 के ऊपर अगर जाता है तो 270 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी। ऑन द अपसाइड 290 जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वहां तक एक तेजी इसमें नियर टर्म में देखी जा सकती है। इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इस स्पेस के बारे में अगर हम देखें तो सॉलिड रिजल्ट्स रहे हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के, ये सबसे बड़ा नाम है और एक ब्लॉक आ रहा है अब। तो अगर नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक के अंदर बाइंग दिख रही है, तो चांसेस ये हैं कि ये ब्लॉक एब्जॉर्ब हो सकता है। और हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि डिमांड ठीक है, डिमांड ठीक ठाक है इस ब्लॉक के लिए। देखिए 50 वीक हाई पे बैठा हुआ है ये स्टॉक इस समय 1325 और बड़ी ब्लॉक डील है, 1100 करोड़ का माल है। एक तरह से ये एब्जॉर्ब अगर नहीं कर पाया तो स्टॉक के ऊपर ये एक ठंडा पानी डाल सकता है, और अगर डिमांड अच्छी रही तो ऑफ कोर्स इसके अंदर और बाइंग आ सकती है। कुणाल जरा चार्ट्स बताइए, क्या बता रहे हैं? 6% का ब्लॉक आ रहा है बाजार में, चार्ट्स क्या कहते हैं? वेल, चार्ट की बात करें तो मोमेंटम तो अभी भी काउंटर में पॉजिटिव साइड के ही है। स्टॉक ने हाल ही में ब्रेकआउट दिया था 1130 का, एंड 1130 का ब्रेकआउट देने के बाद वन वे रैली हमें ऊपर में देखने जाए तो देखने को मिली थी तकरीबन 1400 तक के लेवल पे। ना वो भी 1325 के अराउंड स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से मुझे फर्दर अपसाइड में 1445 एंड अगर वो ब्रेक करता है तो 1615 तक की भी मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन जिस ब्लॉक की अगर आप बात कर रहे हो, अगर जैसे आपने कहा कि ठंडा पानी डाल दे, तो हो सकता है कि जो हीट ये स्टॉक में क्रिएट हुई है, अगर वो हीट फिर सेटल हो जाएगी और स्टॉक साइडवेज जा सकता है। और साइडवेज में स्टॉक हमें नीचे में 1150 से 1180 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो यहाँ पे देखने जाए ना तो 50-50 सिनारियो अभी क्रिएट हो रहा है। नीचे में 1185 का काफी अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में देखने जाए तो 1450, और वो जैसे ब्रेक होता है 1600 तक के भी टारगेट हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये टारगेट 1600 के ऊपर के टारगेट्स भी नजर आते हैं क्रेडिट एक्सेस में। लेकिन बुधवार के सेशन को अगर याद करेंगे, हैवीवेट्स के पार्टिसिपेशन ने रैली को काफी हद तक सपोर्ट किया। उसमें बैंक्स फाइनेंशियल शामिल थे, एसबीआई का कमबैक और साथ ही एचडीएफसी ट्विंस तो ड्यूरिंग द वीक खबरों के चलते फोकस में रहा। सौरभ, एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड मर्जर की रिकॉर्ड डेट तय करने के लिए आज एक बोर्ड बैठक होने वाली है। इनफैक्ट कंपनियों के मुताबिक, इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल से ही बड़ा ट्रिगर तो है ही, 1 जुलाई से जो है ये मर्जर प्रभाव यानी कि लागू होता हुआ भी नजर आएगा। दोनों ही एचडीएफसी ट्विंस और इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ भी परफॉर्म कर रहा था। क्या राय होगी इस स्पेस में एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ के लिए? यस प्रियंका, यस मानसी, आई थिंक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है दोनों में एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिव लग रहा है। लोअर लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। इनफैक्ट एचडीएफसी में देखें तो कंटिन्यूसली पिछले काफी दिनों से बाइंग डिमांड देखने मिल रही है, और जो इसका 2760 का एक रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेक किया है। तो आई थिंक एचडीएफसी में मुझे करंट लेवल्स पे लग रहा है कि और एक बड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखा जा सकता है। एक 2760 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी एचडीएफसी में, और ऑन द अपसाइड जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 2900। एचडीएफसी बैंक का भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर टू एचडीएफसी है। इसमें भी 1650 के आसपास एक अच्छा बेस बना हुआ है, वहां पे जब भी स्टॉक आ रहा है वहां पे एक अच्छा बाइंग डिमांड देखने मिल रहा है। तो 1650 के स्टॉप लॉस से एचडीएफसी बैंक में खरीदारी होगी, और ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 1750 तक की तेजी इसमें नियर टर्म में देखी जा सकती है। ओवरऑल एचडीएफसी लाइफ भी एक बुलिश मोमेंटम में ही है। इनफैक्ट स्टॉक हर डिप पे बाइंग हो रही है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है इसमें 630 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी। ऑन द अपसाइड 675 की तेजी एचडीएफसी लाइफ में भी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। तो ओवरऑल सभी स्टॉक्स जो एचडीएफसी पैक्स है उसमें मोमेंटम बुलिश है, मुझे लग रहा है इनफैक्ट बैंक निफ्टी में अगर रैली नेक्स्ट जो आएगी वो एचडीएफसी बैंक की वजह से आएगी।
तो HDFC बैंक पर आप नज़र रखिए, एक रैली, एक बड़ा उछाल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। एक स्टॉक सुज़लॉन, ये पिछले काफ़ी समय से इतनी दिक्कतों के बाद अब निकलते हुए अब ये सुज़लॉन के चार्ट्स पर आपका क्या कहना है कुणाल? यहाँ हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिक्कतों में थी बीच में कंपनी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं और अब एक एक करके ब्रोकरेज हाउस के रडार पर भी ये स्टॉक आ रहा है। आज हमने देखा कि ICICI सिक्योरिटीज़ की भी इस पर कवरेज आई है, कवरेज इनिशिएट की है और 22 रुपये के टारगेट्स देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले अगर 1 महीने का चार्ट देखें तो 11 रुपये से चलकर अब 15 रुपये के आसपास आ चुका है। हालांकि पॉइंट वाइज तो नहीं इतनी बढ़त है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में एक बड़ी बढ़त देखने को मिली है और काफ़ी सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर 10 रुपये के नीचे एंट्री करके रखे हुए हैं, तो उनको अब फ़ायदा मिलना भी शुरू हो रहा है धीरे धीरे। अब इस स्टॉक पर आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी, क्या करना चाहिए? 22 के लेवल्स ICICI सिक्योरिटीज़ देख रही है, तो चार्ट्स पर भी क्या आपको इतनी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है? अगर किसी को एंट्री करनी हो तो अभी करें। जो लेवल दिए हैं एज ए टारगेट 22 तक के, वो मुझे भी यहाँ पे चार्ट पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखो तो 22 का ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा किया था स्टॉक ने 2017 में, मई 2017, उसके बाद स्टॉक में हमें एक लगातार गिरावट देखने को मिली अप टू द लेवल ऑफ 1.5 रुपीज। नाउ स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है 12-13 रुपए का, एंड अभी स्टॉक 15 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। व्यू यहाँ से ही पोजीशन लॉन्ग करके चलने का बन रहा है। 14.75 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि यहीं से हम पोजीशन इसमें जो है वो लॉन्ग करके चलेंगे। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 12 रुपए का, टारगेट रहेगा 22 रुपए का। काफी अच्छी मोमेंटम हमें इस स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। की बाइंग आ रही है दोनों में ऑन पर, लेकिन सुज़लॉन के अलावा हमने एक ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पर डिस्कस की, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही हैं ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। विनी बताइए। तो इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस की जो बात करते हैं तो पहले है 361 पे जो ब्रोकरेज आई हुई है वो है सिटी से। वहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया हुआ है यहाँ पे कवरेज विद अ बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस दिया हुआ है 600 रुपीज़ पर शेयर। वो बोल रहे हैं कि 361 एक्चुअली एक डोमिनेंट है, फास्ट ग्रोइंग प्लेयर है, नीश मार्केट है यहाँ पे, तो फास्ट ग्रोइंग मार्केट भी है, तो ये बेनिफिट करेगा जो वेल्थ मार्केट है उससे बेनिफिट होगा 361 को। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 27% की कैगर ग्रोथ हो जाएगी कंपनी के लिए इन रिकरिंग AUM ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो 361 काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, प्रीमियम भी टू रिटेल फोकस्ड AMC है, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे खड़ा हुआ है अभी 361 और इसीलिए सिटी ने इनिशिएट किया हुआ है कवरेज विद अ बाय रेटिंग। आगे जाके बात करते हैं दीपक फर्टिलाइजर्स की। यहाँ पे फिलिप कैपिटल ने इनिशिएट किया हुआ है बाय, टारगेट प्राइस दिया हुआ है 687 रुपीज़ पर शेयर। वो बोल रहे हैं कि इनोवेशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन ये करेगा ड्राइव ग्रोथ कंपनी के लिए आगे जाते हुए, दीपक फर्टिलाइजर्स के लिए, और एक्सपेक्ट करते हैं कि इन FY24 FY25 मेनली कमर्शलाइजेशन ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स हो जाएगी, तो उसकी वजह से ये भी फर्दर बेनिफिट हो जाएगा और कंपनी अच्छी पोजीशन है, कॉन्फिडेंट है कि वो अपने नियर टर्म जो चैलेंजेस है वो अच्छे से सक्सेसफुली आगे बढ़ जाएगी उस चैलेंजेस से और अच्छी ग्रोथ होगी कंपनी के लिए। ICICI सिक्योरिटीज़ की नोट आई हुई है सुज़लॉन पे, वहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया हुआ है कवरेज। सुज़लॉन पे बाय रेटिंग है और टारगेट प्राइस है 22 रुपीज़ पर शेयर। सुज़लॉन मार्केट लीडर है बाय वाइड मार्जिन, शार्प इंप्रूवमेंट है इंडस्ट्री आउटलुक में। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ग्रोथ भी होगी 55% कैगर ग्रोथ, 35% आई बेग योर पार्डन कैगर ग्रोथ होगी, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे सुज़लॉन भी है और इसीलिए ICICI सिक्योरिटीज़ ने इनिशिएट किया है वो कवरेज यहाँ पे। मैनकाइंड फार्मा की बात करते हैं तो जेफरीज ने इनिशिएट किया हुआ कवरेज, होल्ड रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस है 1830 रुपीज़ पर शेयर। बोलते हैं ये कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहेगा, मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। काफ़ी ग्रोथ लीवर्स भी है जो प्लेस पे है जहाँ पे उनकी आउट परफॉर्मेंस सस्टेन हो पाएगी आगे जाते हुए। स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी भी है बट वैल्यूएशन की वजह से थोड़ी लिमिटेड अपसाइड है और इसीलिए इनिशिएट किया हुआ है कवरेज पर होल्ड रेटिंग के साथ। MCX यहाँ पे इन्वेस्टेक ने डाउनग्रेड किया हुआ है स्टॉक को होल्ड रेटिंग से, पहले प्रीवियस रेटिंग था बाय, टारगेट प्राइस भी अभी कट कर दी है और 1715 रुपीज़ है, प्रीवियसली था 1780 रुपीज़। यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट
डाउनग्रेड FY24 में EPS में हो सकता है, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट एक फैक्टर बन सकता है और एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द थर्ड टाइम, तो उसकी वजह से भी क्यूमुलेटिव पे आउट हो जाएगा 500 क्रॉस का, तो इसकी वजह से MCX भी फोकस में रहेगा। लास्टली बर्नस्टीन ने डिलीवरी पे नोट निकाली हुई है, जहाँ पे उन्होंने डिलीवरी को अपग्रेड किया हुआ है आउट परफॉर्म के साथ फ्रॉम प्रीवियस न्यूट्रल रेटिंग, और टारगेट प्राइस भी अभी दी है 460 रुपीज फ्रॉम प्रीवियस 360 रुपीज पर शेयर। बिल्कुल विनी, आपका शुक्रिया। ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे नई सीरीज की शुरुआत में सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, सेक्टर स्पेसिफिक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, तो काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए जब हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ेंगे। लेकिन दी मेगा मर्जर अजय अब तो रियलिटी बन गया, सारे फॉर्मेलिटीज भी क्रॉस आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं मोस्ट वैल्यूएबल बैंक, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल बैंक की लिस्ट में HDFC बैंक उतरता हुआ। जी हाँ, काफ़ी बड़ी कंपनी बनने वाली है, ये बात तो सही है। लेकिन अभी हम मूव की बात करते हैं, नियर टर्म मूव की बात कर लेते हैं। आज ये इनफैक्ट कल नुवामा का एक नोट आया। हालांकि ये अब जब ये एक कंबाइंड एंटिटी बनेगी तो ये ग्लोबल इंडिसेस में इसका जगह बनेगी और उसकी वजह से किस तरह के फ्लोज का इम्पैक्ट आया नज़र वहाँ पे है। तो नुवामा का नोट ये कहता है कि अगर फुटसी के अंदर इसका जब इंक्लूजन होगा तो करीब करीब $1.5 बिलियन की एडिशनल बाइंग आ सकती है, $1.5 बिलियन की। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप इसका चार्ट देखें HDFC बैंक, काफ़ी हद तक ये अभी बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म किए हैं। अगर हम लास्ट 2-3 दिन का अपमूव छोड़ दें तो पॉइंट ये है कि जगह इससे बन सकती है, और इसमें मैं MSCI की बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो भी इम्पैक्ट आएगा। तो दोनों का मिला के FI की जगह काफ़ी बनी हुई है बाइंग की। तो इन दोनों स्टॉक्स के अंदर अगर FI बाइंग बढ़ेगी, जो कि दिखाई दे रही है देश में FI वापस लौटते हुए, तो इसमें अपवर्ड मूव रह सकता है। लेकिन सौरभ, मैं आपसे बात करूँगा कि ये आप टेक्निकल फैक्टर से भी नज़र देते हैं। नुवामा ये कहता है कि कंबाइंड एंटिटी में ना FI की जगह बहुत है, करीब 10% की जगह है फॉरेन हेडरूम अवेलेबल, और FIs वापस घूम गए। तो किस तरह का नियर टर्म मूव बन सकता है? आपको लगता है एक छोटी पोजीशन लेके राइड करने वाला जैसा पोजिशनल कॉल ही बनता है इसमें फ्यूचर साइड पे? क्योंकि ओवरऑल हम देखें, जैसा कि आपने कहा कि ओवरऑल बैंक निफ्टी एक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है, पर HDFC बैंक अभी भी उसने इतना आउटफॉर्म नहीं किया है। और जिस तरीके से आई थिंक 1600 के आसपास एक बेस बना हुआ है स्टॉक में, जब भी कोई गिरावट आई थी वहीं से बाउंस बैक दिया है, और उसके बाद स्टॉक स्लोली इंच कर रहा है ऊपर की तरफ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पोजिशनली भी किसी को पोजिशन बनानी है तो 1650 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। और मुझे लग रहा है ऑन द अपसाइड जो इसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 1750, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां तक तेजी देखी जा सकती है। मुझे लग रहा है ओवरऑल जो भी सब नेगेटिव से फैक्टर इन है और जिस तरीके से काउंटर लोअर लेवल्स पे अच्छा डिमांड दिखा रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, और एक 1750 के टारगेट HDFC बैंक में नियर टर्म में देखे जा सकते हैं। ऋषि भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल से बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग महेश। महेश, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट RBI ने कल जारी की, अगर हम क्रेडिट ग्रोथ के आंकड़े देखें, काफ़ी अच्छी इकोनॉमी का हाल तो दिया ही, लेकिन मैं स्पेसिफिकली क्रेडिट ग्रोथ की बात करूँगा। बहुत अच्छे क्रेडिट ग्रोथ डिमांड की बात कर रही है वो रिपोर्ट, और ये भी कह रही है कि अभी ये जो प्रेशर है NPA का प्रेशर, एसेट क्वालिटी बढ़िया है, इनफैक्ट 10 साल में लोएस्ट लेवल पे, और अभी कोई खास एसेट क्वालिटी का इशू भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं 3 हिस्से में बांटूं, प्राइवेट बैंक में दिख ही रहे रिजल्ट, PSUs अच्छे रिजल्ट देख के साइडवेज हो गए थे, अब वापस आ रहे हैं, SBI जैसे नाम, और एक दूसरा NBFC स्पेस है जहां स्टॉक भी चल रहे हैं तो रिजल्ट भी आ रहा है। आप कहां में बेट करेंगे इस समय? मॉर्निंग अजय जी। तो हम सिलेक्टिव रहेंगे तीनों स्पेसेस में। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है एक बहुत रोबस्ट पिक्चर पेंट कर रही है इंडियन बैंक्स और बहुत डाइवर्स है कंपेयर टू व्हाट द यूएस बैंकिंग एंड द यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम इज गोइंग थ्रू। तो जो लोन ग्रोथ है दैट हैज बीन अकम्पनीड बाय डिपॉजिट ग्रोथ। आई थिंक डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी खासी हो गई है क्योंकि डिपॉजिट रेट्स अच्छे खासे बढ़े हैं, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो ठीक ठाक रहेगा। अगर आप रिस्क वेटेड एसेट्स देखते हैं कंपेयर टू टोटल एसेट्स, दे आर वेरी वेरी मैनेजेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और वो दर्शा रहे हैं GNPAs और रिपोर्टेड नेट NPAs से। बैंक्स ने PCR बढ़ा दिए हैं काफी सिग्निफिकेंटली, और इसका प्रभाव आ रहा है कॉस्ट टू इनकम रेशियोज पे, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है पॉजिटिवली रिटर्न रेशियोज पे। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। निम्स में थोड़ी कॉम्प्रेशन जरूर रह सकती है, बट वी आर समवेयर एट द एंड ऑफ द रेट हाइक साइकिल, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक पीक रेट्स आर लार्जली बिहाइंड अस। and in the next few quarters जैसे रेट कट्स आएंगे मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ डेफिनेटली आएगी फॉर द सिस्टम एज अ होल। तो विद इन द प्राइवेट स्पेस हमें लगता है आई थिंक बैंक्स लाइक इंडसइंड बैंक शायद अच्छी तरह से प्लेस्ड है पिवट लेवल्स के ऊपर।
वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है कंपेयर टू द लॉन्ग पीरियड एवरेजेस, और ये सारे जो पहलू है ये शायद फिट होते हैं इंडसइंड बैंक के लिए। विद इन दी पीएसयू स्पेस, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि नंबर्स काफी बेहतरीन थे, एक्सपेक्टेशन यही हम बांध के चल रहे हैं कि जो क्रेडिट ग्रोथ रहेगी ये ठीक ठाक रहेगी सिस्टम के लिए। विद इन द पीएसयू बैंक्स मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा के जो की पैरामीटर्स हैं ये थोड़े से बेहतर है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बैंक। एंड एनबीएफसी स्पेस में आई थिंक विल कंटिन्यू होल्डिंग ऑन टू चोला, क्योंकि हमें लगता है आई थिंक जो कमेंट्री मैनेजमेंट ने दी है स्पेसिफिकली चौथे तिमाही के नतीजों के बाद, they might be able to hold on to exponential growth going forward. तो हम थोड़े सिलेक्टिव रहेंगे, पर तीनों स्पेसेस में आई थिंक ये तीन स्टॉक्स पिवट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ऑन दी ओनियन लेंस। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर पॉजिटिव आउटलुक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोला इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली मयूरेश के रेडार पर। हमारे साथ एक और टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, किरण जानी। आइए समझते हैं उनसे आज उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। किरण, गुड मॉर्निंग। 19,000 के पार हम मजबूती के साइंस देख रहे हैं। ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी या फिर ब्रॉडर मार्केट्स, हर तरफ मजबूती है। बताइए ट्रेडिंग आइडियाज, स्टॉक स्पेसिफिक बाजार को किस तरह से खेला जाए आज? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का सेटअप देखें तो जिस तरह से हमने लास्ट सेशन में देखा था कि एक मेजर ब्रेकआउट निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर, दोनों के ऊपर आ चुका है। निफ्टी की पर्टिकुलरली हम बात करें तो ये वीकली एक्सपायरी का जो पीसीआर रेशियो है 1.42 के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, और जो एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस है 19,000 उसके आसपास हम देखेंगे कि एक अच्छा खासा बेस बन चुका है। ऊपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो 19,100 के आसपास पुट राइटर्स कॉल राइटर्स काफी एक्टिव है। 57,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट वहां है। 19,000 पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 93,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हम कॉल में देख रहे हैं। पुट राइटिंग की अगर हम बात करें तो 18,900 से 18,700 ये एक काफी अच्छा सपोर्ट है। तो कोई भी टिप आता है डेफिनेटली हम बाय करके जाएंगे। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो अभी तो हम एक गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं, लेकिन कोई भी टिप आएगा अगर 18,900 से लेके 19,000 के बीच में तो वो हमारा बाय जोन रहेगा। कोई भी गैप अप होता है अगर 19,100 के ऊपर तो वी वुड लाइक टू होल्ड मार्केट। हम वहां पे कोई बाइंग नहीं करेंगे या तो कोई बाइंग सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि चांसेस है कि वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो कोई भी गैप अप को चेज ना करें। अगर मार्केट नीचे आता है 19,000 18,900 के बीच में तो वहां पे बाय करने की ही सजेशन रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करूं तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था 44,000 का वो क्रॉस कर दिया है बैंक निफ्टी ने। सो बैंक निफ्टी में एक अग्रेसिव लॉन्ग कर सकते हैं। कोई भी डिप आता है हम लॉन्ग करके जाएंगे। 44,200 100 के बीच में हम लॉन्ग करेंगे। 44,800 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 43,900 एज अ स्टॉप लॉस हम बैंक निफ्टी में मेंटेन करेंगे। सो बैंक निफ्टी करंट मार्केट प्राइस है या कोई भी डिप पे बाय करने की सलाह रहेगी। निफ्टी में हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। निफ्टी में 19,100 के लेवल्स जो कि सौरभ भी देख रहे थे, तो इस पर आप नजर रखिए। किरण, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? सो दो स्टॉक है। पहला जो स्टॉक्स है वो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है। एमसीएक्स की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हम कह सकते हैं। 1600 को मल्टीपल टाइम रीटेस्ट करके काउंटर में हमने देखा था कि लास्ट टाइम मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1630 के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। तो 1640 के आसपास एम6 की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1694 का हमारा टारगेट रहेगा। 1610 एज अ स्टॉप लॉस हम एम6 के अंदर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो फार्मा के अंदर से सन फार्मा। डेली चार्ट पे क्लियर कट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट विद वॉल्यूम ब्रेकआउट हमने देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा सा कंसोलिडेशन था जो 1000 के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1020 के आसपास की क्लोजिंग थी। तो सन फार्मा 1020 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1050 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 999 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। कुछ और स्टॉक से बारे में बात करते हैं। ये सन फार्मा भी एक्चुअली ब्रेकआउट दिखा रहा है, 1000 के ऊपर बंद हो रहा है ये सेकंड टाइम। लेके आइए जरा चार्ट्स पे। फार्मा में बाइंग है। फार्मा पे एक स्पेशल डिस्कशन में हमने प्लान किया हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर नाम पे ज़रूर से ध्यान बना के रखें, क्योंकि ये कई बार 1000 के पास आके फिसलता था। इस बार क्या साइन दे रहा है ये देखिए। एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठी बार 1000 के ऊपर आके जगह बना रहा है। यहाँ पे अगर ये थोड़ा भी संभल गया ना तो सीधे 1050 क्रॉस करके 1100 की तरफ जा सकता है। इस पर नज़र बनाइए बिट। लेकिन एक स्टॉक जो अक्सर डिस्कस नहीं होता है लेकिन एक बहुत डायरेक्ट प्ले है और वो है बाजार के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, वो है 361। जी हाँ, 361 को पहले IIFL वेल्थ के नाम से जाना जाता था। 361 पे आज सिटी ने एक रिपोर्ट निकाली है। 600 रुपये का टारगेट है और 27% AUM ग्रोथ, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ की बात की है नेक्स्ट 3 साल। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि एक यूनिक कंपनी बन रही है
अगर आपको फाइनेंशियलाइजेशन थीम खेलना है, इंडिया के बाजार पे आप स्ट्रक्चरल तेजी कर रहे हैं, तो ये वॉच आउट फॉर करिए। और ये भी बता दूं मैं कि ये बड़े दिनों बाद इस पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, स्टॉक पीक आउट करके साइडवेज चला गया था, धीरे धीरे वापस आ रहा है। डॉक्टर साहब 3 महीने 6 महीने का चार्ट दिखाइए। सौरभ, इसका 361 444.45 का भाव है, इसके चार्ट्स क्या कहते हैं? अरे इस काउंटर को देखिए तो पिछले कई महीनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। लोअर लेवल्स पे 420 का सपोर्ट है, ऑन द अपसाइड 460 का रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक इस काउंटर में 460 की क्लोजिंग की एक वेट करूंगा। 460 के ऊपर आई थिंक जिस तरीके से स्टॉक इतने लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन में 460 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखा जा सकता है। तो आई थिंक करंट लेवल से 460 के ऊपर अगर जाता है तो खरीदारी की सलाह होगी। इन दैट की स्टॉप लॉस रहेगा 450, और जो टारगेट निकल के आ रहा है 500 रुपए तक, जो इसका प्रीवियस एक लेवल आया चुका है। तो आई थिंक 460 के ऊपर खरीदारी की सलाह होगी, विद स्टॉप लॉस ऑफ 450 एंड टारगेट ऑफ 490 to 500। 361 पर एक रिपोर्ट भी और उसके बाद ये एनालिसिस। लेकिन नवीन फ्लोरिन के चार्ट्स भी देखते हैं, और इनफैक्ट किरण आपसे जानना चाहेंगे, कंपनी पूंजी जुटाने को लेकर QIP के जरिए फंड रेज करने के बारे में सोच रही है, और इसी को लेकर आज एक बोर्ड बैठक भी होने वाली है। नए केपिक्स से डिमांड जो है फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, EV बैटरी केमिकल स्पेस में बढ़ती हुई नजर आएगी। स्टॉक प्राइस को अगर देखें तो पिछले 1 महीने में तो हमने स्टॉक को ट्रेंड करता नहीं देखा, लेकिन कमोडिटी केमिकल स्पेस जो है रेडार पर जरूर है। नवीन फ्लोरिन पर राय क्या होगी? सो नवीन फ्लोरिन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 4300 के आसपास एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक ऊपर में 4900 तक गया। वहां से देखें तो हम एक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है 4300 उसके आसपास एक बार सपोर्ट ले लिया है, तो देयर आर चांसेस कि एक बार हम वापस उस सपोर्ट को टेस्ट करें। तो बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस है तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। कोई भी डिप आता है 4300 से 4400, ये जो 100 रुपए का जोन है वो एक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, और अगर जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए ही ये स्टॉक है, ट्रेडर के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सो एज अ इन्वेस्टर अगर कोई भी डिप मिलेगा 4400 के आसपास तो वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। 4300 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और अगर आप 3 से 6 महीना होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऊपर में कहीं ना कहीं ये वापस 48-4900 तक जा सकता है, लेकिन बाय ऑन डिप्स 4400 के आसपास 43 का स्टॉप लॉस। ओके, तो 4400 के आसपास अगर आए तो फिर यहाँ पर बाइंग करने की सलाह। आज इंडिगो पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, स्टॉक पर भी एक बार नजर डालते हैं। टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 3125 से बढ़ाकर अब 3321 कर दिया है। लगातार ये ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी और टारगेट यहाँ पर रिवीजन देखने को मिल रहे हैं। के बाद एक हमने जुलाई सीरीज पर एक स्पेशल शो भी किया था, और काफ़ी सारे एनालिस्ट ये कह रहे थे कि जुलाई सीरीज में ये एक स्टॉक है पर्टिकुलरली जिस पर की नज़र रखने की ज़रूरत है। मयूरेश, आपसे समझना चाहेंगे ये जो टूर्स एंड ट्रैवल स्पेस है, हम देख रहे हैं कि अब वर्ल्ड कप का भी ऐलान हुआ, उसके बाद जो डेट्स आई उसके बाद हमने होटल शेयरों में भी अच्छी तेज़ी देखी। इंडिगो भी लगातार फोकस में बना ही हुआ है। तो इस स्पेस में इंडिगो और इंडियन होटल्स तो सबको अच्छे लग ही रहे हैं, लेकिन क्या कुछ और भी स्टॉक्स हैं, कंपनी है जहां पर की नज़र रखने की ज़रूरत है, या फिर इन दोनों कंपनियों के साथ जाना चाहिए और इस सेक्टर को अगर प्ले करना हो तो ये दो कंपनीज ही बेटर लग रही है अभी? विशेष सेक्टर को प्ले करने आई थिंक लगेज प्लेयर्स भी शायद फोकस में रहेंगे, प्लेयर्स लाइक VIP इंडस्ट्री, सफारी, क्योंकि जैसे ट्रैवल बढ़ते जा रहा है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं दोनों चीजों में, एक आई थिंक जो एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल होंगे अगले कुछ तिमाहियों में, वंदे भारत ट्रेन और जो रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन चल रही है, जो ईज ऑफ ट्रैवल आने वाला है कहीं सालों तक और दशकों तक, इंक्लूडिंग रोड्स, मुझे लगता है आई थिंक बैगेज प्लेयर्स भी डेफिनेटली फोकस में रह सकते हैं। इनपुट कॉस्ट अच्छी खासी नीचे हो रही है, तो आई थिंक जो एक मेन मुद्दा होता है इन्फ्लेटेड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का विद इनपुट कॉस्ट गोइंग हायर, कहीं ना कहीं आई थिंक वो थम जाती है और इबिटा मार्जिन्स को सहारा देती है। दूसरा आई थिंक जो शादी का सीजन भी होता है लगेज प्लेयर्स के लिए, आई थिंक पोस्ट कोविड आई थिंक वो बरकरार है, बिकॉज लगेज मेकर्स also have a big contribution शादी के सीजन से, क्योंकि that is also act as a storage for a lot of families in tier 3 tier 4 cities. So I think indirect players ये luggage players definitely हो सकते हैं, VIP हुआ, सफारी। लगेज से याद आया, ट्रैवल की बात ही कर रहे हैं तो होटल स्टॉक से भी एक व्यू लेना बनता है। इनफैक्ट पूजा, मैं कल देख रहा था, खबरें आ रही थी कि दिल्ली से शिमला की जो हाईवे
वहां पे ट्रैफिक जैम शुरू हो गए वापस। आप कोई प्लान तो नहीं बना रही हैं? इनफैक्ट आज एक नहीं, पेपर मेरा ऐसा में कोई प्लान नहीं है। नहीं बारिश है। के समय तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर भी ना, जो महाराष्ट्र में मानसून के टाइम पे जो यहाँ के लोकल हिल स्टेशंस हैं, माथेरन, ये आपके जितने भी महाबलेश्वर, ये सारे लोनावला वगैरह, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी होटल ऑक्यूपेंसी बढ़ने लगी। इनफैक्ट आज एक खबर है पेपर में कि हिल स्टेशन, जो लोकल हिल स्टेशन है, वहाँ पे होटल्स की बुकिंग 50-60% बढ़ गई है। होटल स्टॉक्स के बारे में बात करें, मयूरेश ये अपना बैग वीआईपी का लगेज लग रहा है तैयार कर रहे हैं ऑलरेडी। मयूरेश क्या प्लान बना रहे हैं क्या? नहीं, वो तो मैं तो बना ही रहा हूँ, लेकिन दो चीजें। एक आप देखिए अजय जी की वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है अभी हाँ। अक्टूबर को, जो अहमदाबाद में मैच हो रही है, उधर होटल के दाम देखिए आप जो हो रहे हैं। मल्टी बैगर हो गए, पहले से बुक कर लिया होता तो 8-10 टाइम। लेकिन मैंने सुना नहीं, मतलब ये तो बहुत ही अनरियल है। 8-10 हज़ार वाला रूम 60-70 हज़ार रुपये का हो गया है। मतलब क्या है, जबरदस्त। ये सिर्फ अहमदाबाद में हुआ है, बाकी जगह लोकेशंस पे ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? सर इंपॉर्टेंट मैच है, इंडिया पाकिस्तान हो रहा है वहां पे, लेकिन आई थिंक अदर लोकेशंस विल आल्सो सी एन इन्फ्लुएंस। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है होटल स्टॉक। लेकिन देर हो गई है क्या होटल स्टॉक्स में चेक इन करने के लिए? सब 3-4 गुना हो चुके हैं, या अभी भी लगता है इस भाव से कोई आपको दम लग रहा है किसी में? नहीं, मल्टी क्वार्टर अपॉर्चुनिटी अजय जी, मुझे लगता है आई थिंक जो एसेट लाइट मॉडल इन्होंने पेश किया है, जो एवरेज रूम रेंटल्स है, ये कोई थमने वाली नहीं है, क्योंकि जो एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, आई थिंक दिस ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। और क्योंकि ऑक्यूपेंसी रेट्स 90-95% के ऊपर रहने की पूरी उम्मीद है, एवरेज रूम रेंटल्स एक्सपेक्टेड टू गो अप, फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस का कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ द ह्यूज ऑक्यूपेंसी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू हायर एज वेल। आई थिंक टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ आई थिंक बरकरार रहेगी अगले कुछ वर्षों के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक बिल्कुल नजर पे रहनी चाहिए। आई थिंक शाले हुआ मिड टियर होटल स्पेस में, ताज जीवीके, ये सारे होटल्स अपार्ट फ्रॉम इंडियन होटल्स डेफिनेटली रडार पे। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर होटल स्टॉक्स तो फोकस में है ही, और वर्ल्ड कप की दीवानगी भी आप देख रहे हैं किस तरह से। इनफैक्ट मैं यही देख रही थी, कुछ न्यूज़ फ्लोज ये भी थे कि इंडिया पाकिस्तान मैच तो है, जिसके चलते अहमदाबाद में तो काफ़ी हद तक चहल पहल है, उसके अलावा बेंगलुरु और चेन्नई में भी, बिकॉज वहाँ पर भी मैचेस होने वाले हैं। तो चलिए, होटल स्टॉक्स हैं, एविएशन प्लेस है, इस पर तो नज़र होनी ही चाहिए क्योंकि डिमांड फैक्टर बढ़ता दिखेगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ खबरें, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ऑटो एंसलरी की चाल पिछले पूरे महीने काफ़ी अच्छी देखने को मिली। और इनफैक्ट मयूरेश, आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि ऑटो बिक्री के डेटा भी आएंगे 1 तारीख को, हर महीने की ऑटो बिक्री के डेटा आते हैं। और पिछले महीने के अगर डेटा को देखेंगे, कमर्शियल व्हीकल में भी हमने देखा कुछ पॉकेट्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला, जहां पर टाटा मोटर्स में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर मजबूती थी। साथ ही अगर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट देखें तो मारुति एज अ लीडर काम कर रहा था। लेकिन कौन से स्पेस में, ऑटो में भी कौन से सेगमेंट में, 2 व्हीलर, ट्रैक्टर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, इस वक्त नजर बनानी चाहिए? मॉर्निंग मानसी, आई थिंक टू व्हीलर्स हैव डन एक्सेप्शनल शो अगर आप देखें पिछले कई तिमाहियों से, और वहां पे कंपटीशन थोड़ी हॉट अप हो रही है। हम सुन रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स में कि बजाज ऑटो ट्रायम्फ लॉन्च कर रही है, जो 400 सीसी की बाइक है। दे हैव रिटेन्ड देयर मार्केट शेयर इन दी 200-250 सीसी कैटेगरी पल्सर में, बट ये स्पेस काफी हॉट हो रही है, और कहीं ना कहीं आई थिंक कंपटीशन की वजह से प्राइसिंग प्रेशर जरूर आ सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो ईवी लॉन्चेस शायद टू व्हीलर्स करेंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एक मास स्केल अडॉप्टेबिलिटी पे ये प्लेयर्स के साथ डेफिनेटली रहेगा। तो आई थिंक प्लेयर्स लाइक टीवीएस मोटर्स, जिनके पास है एज अ स्पेस विद इन टू व्हीलर्स, एंड इवन बजाज ऑटो शुड कंटिन्यू होल्डिंग दैट। पैसेंजर व्हीकल्स में ऑब्वियसली आई थिंक एक्सपेक्टेशन जो डिमांड के हम बांध के रख रहे हैं, स्पेसिफिकली एसयूवी मार्केट में, दैट पार्ट ऑफ द सेगमेंट इज होल्डिंग अप प्रीटी वेल। जो इंक्वायरीज और फुटफॉल्स हैं, जो ऑर्डर बुक्स हैं काफी प्लेयर्स के पास, दैट वी हर्ड फ्रॉम एमएनएम, जो लॉन्चेस आ रही हैं मारुति से भी, मुझे लगता है आई थिंक ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इनपुट कॉस्ट अच्छी खासी कम हो चुकी है, एक्सपेक्टेशन जो हम बांध के चल रहे हैं वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ, शायद प्राइस इंक्रीजेस आ जाए इन द कमिंग क्वार्टर्स, क्योंकि जो एयरबैग्स एज एन एग्जांपल मैंडेटरी हो गए हैं, दैट कैन बी समथिंग व्हिच कैन इंक्रीज प्राइसेस फॉर दीस प्लेयर्स। तो आई थिंक अगर ये प्लेयर्स अब होल्ड करें तो बिल्कुल होल्ड करें। बट ऑटो एंग्स, मानसी, टू आंसर योर क्वेश्चन, इनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ओईएम्स अगर अच्छा करने की हम सोच रहे हैं और अगर रिप्लेसमेंट मार्केट भी अच्छा खासा रहता है, तो मुझे लगता है आई थिंक ओईएम प्लेयर्स, आई मीन ये डेफिनेटली रहेंगे रडार पे, ऑटो एंग्स, जो ओईएम्स और रिप्लेसमेंट दोनों को सर्विस करते हैं। तो फ्यू ऑफ दीज बैटरी मेकर्स एज एन एग्जांपल, एक्साइड, अमरा राजा, इनको आप रडार पे रख सकते हैं। मिंडा इंडस्ट्रीज,
जो केटर करता है काफी ऑटो एंक प्रोडक्ट्स को, या इवन मिड कैप कंपनी कॉल रोलेक्स रिंग्स जो हमें पसंद आ रहा है, जो अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकता है। तो हमें लगता है कि ऑटो एंक्स ये ज्यादा बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटीज पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है व्यू ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर। किरण, आपसे केपीआर मिल्स पर सवाल होगा। इसके चार्ट्स एक बार देखिए। यहाँ पर आज खबर भी है, खबरों के चलते भी आज फोकस में रहेगा। यूके की क्लाइंट प्रिमार्क ने Q3 के मजबूत नतीजे पेश किए, जो कि कंपनी के बड़े क्लाइंट्स में से एक है। तो ये खबर आ रही है, इसके चलते केपीआर मिल्स आज फोकस में रह सकता है। पर चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? हम देख रहे थे कि पिछले 5 दिनों में तो थोड़ा उतार चढ़ाव रहा, लेकिन ओवरऑल अगर एक बार आपको जनवरी से लेकर अब तक का चार्ट अगर दिखाएं तो करीब करीब 26%, 130 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी केपीआर मिल्स में देखने को मिल चुकी है। अभी क्या करना चाहिए? अभी जो हाल फिलहाल में थोड़ा ये नीचे आया है, ये क्या एंट्री के मौके हैं इस स्टॉक में? सो केपीआर मिल्स की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो प्रीवियसली हमने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखा था। कहीं ना कहीं 640 वाला स्टॉक ऊपर में 690 तक एक हाई बना के आया है। अब जो एक करेक्शन या तो एक इसको हम टेक्निकली पुल बैक कहते हैं, डेफिनेटली इस पुल बैक के अंदर हमें लेना चाहिए। कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 650 हम लॉन्ग करके जाएंगे। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 630 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए केपीआर मिल में। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स है कहीं ना कहीं इसमें आप 700 प्लस टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है 600 के लेवल के साथ। तो एक डिस्क्लेमर के तौर पे डेफिनेटली हम करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग की सलाह देंगे। 640 के नीचे का स्टॉप लॉस और ऊपर में 700 तक के टारगेट आप केपीआर मिल में देख सकते हो। केपीआर मिल्स धीरे धीरे करके रिबाउंड होना शुरू हो गया। इनफैक्ट दूसरे टेक्सटाइल स्टॉक्स गोकुलदास वगैरह ऑलरेडी पिछले दिनों से चल ही रहे हैं। प्री ओपन में 27 लाख शेयर का एक ब्लॉक हुआ है सिरमा एसजीएस में। कुणाल, जरा सिरमा एसजीएस के चार्ट को चेक करके बताएं। इनफैक्ट टीडी पावर में भी बड़ा ब्लॉक हो गया 4.25 करोड़ शेयर का। लेकिन कुणाल, जल्दी से अगर आप एक बार चार्ट चेक करके बताएं सिरमा एसजीएस के। सिरमा एसजीएस के चार्ट देखे, एक वन वे रैली हमें पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली है। काउंटर अगर देखने जाए नीचे में ट्रेड कर रहा था 250 और वहां से वन वे ऊपर में हमें 472 तक की अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न आ सकता है क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो कैंडल था जिस हिसाब से वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, अगर ये स्टॉक नीचे में 429 अगर ब्रेक करता है वापस उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाएगा, यानी कि 400 के लेवल पे आ सकता है। तो व्यू यहाँ पे जो बन रहा है जैसे वो थोड़ा सा वीकनेस वाला बन रहा है। 429 काफी अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक होते ही 400 तक के लेवल हमें इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। टीडी पावर में ब्लॉक तो हो गया 24% स्टेक का। सौरभ, टीडी पावर चला है स्टॉक ठीक ठाक, ये जो है इस समय क्या लगता है इस भाव से? अजय, स्टॉक में बात करें तो अभी स्टॉक में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। स्टॉक हायर राइज बना रहा है। 20 मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है अभी भी आउटलुक पॉजिटिव है। एक 215 का जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऑन द अपसाइड 240 तक के लेवल्स आई थिंक वापस इस काउंटर में आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। पिछले 1-2 महीनों का भी चार्ट देखे तो जब भी स्टॉक में गिरावट आ रही है 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही बेस बनकर वापस स्टॉक ऊपर जा रहा है। करंटली 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही, तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। और जिस तरीके से ट्रेंड है आई थिंक आने वाले दिनों में अपसाइड मोमेंटम वापस कंटिन्यू हो सकता है। चलिए, ब्लॉक्स प्री ओपन में होते हुए और ये सारे ब्लॉक्स पर हमारी नजर है, लेकिन इस बीच चाहिए फंडामेंटल आउटलुक। कुछ बाजार पर फंडामेंटल कॉल्स क्या हो सकती है ये भी जानते हैं हमारे सेगमेंट मुनाफे का फंडा में। और हमारे इस खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा में हमारे साथ आज जुड़ गई हैं स्नेहा पोद्दार। स्नेहा, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी फंडामेंटल पिक्स। जी गुड मॉर्निंग। सो मेरी सबसे पहली पिक टाटा मोटर्स रहेगी। नॉर्मली हमने देखा है कि प्री जनरल इलेक्शन ईयर में सीवी डिमांड काफी अच्छी रहती है, तो ये टाटा मोटर्स के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। मोरओवर कंपनी फोकस कर रही है अपने डिस्काउंट्स को मॉडरेट करने के लिए, जो कि जिसका इम्पैक्ट हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ कंपनी इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी फोकस कर रही है इन दी ईवी सेगमेंट, और इसके लिए उसने क्यूमेंस के साथ टाई अप किया है जो कि उसे हेल्प करेगी फॉर दिस ट्रांजिशन।
अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम पीवी सेगमेंट की बात करें तो वहां पे भी ईवीज पे काफी फोकस है और कंपनी प्लान कर रही है 6 न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस बाय FY26 जो कि उसके टोटल ईवी मॉडल रेंज को लेके जाएगा टू अराउंड 10 प्रोडक्ट्स। तो दोनों सीवी और पीवी बिजनेस काफी अच्छा कर रहे हैं एंड कंपनी बुलिश है कि वो स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट एबिटा मार्जिन अचीव कर पाएगी और स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पाएगी। अगर हम ओवरऑल ईवी बिजनेस की बात करें तो वहां पे भी कंपनी पॉजिटिव एबिटा मार्जिन अचीव करने का टारगेट दे रही है और एम कर रही है कि वो फ्री कैश फ्लो ब्रेक इवन कर जाए। इसके साथ ही साथ जो टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ है उसको सेबी का अप्रूवल मिल गया है एंड इट्स लाइकली कि जुलाई में ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, तो ये वैल्यू अनलॉक करेगा टाटा मोटर्स के लिए। तो हम काफी बुलिश है इस कंपनी पे और हमारी टारगेट प्राइस है 650। मेरी दूसरी पिक रहेगी HDFC बैंक। तो आज HDFC और HDFC बैंक की बोर्ड मीटिंग है जहाँ पे कि डेट्स डिसाइड होंगे, बट अगर टेंटेटिव डेट देखा जाए तो मर्जर इफेक्टिव होगा फ्रॉम जुलाई 1 जो कि दोनों कंपनीज के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज ओपन करेगा। अगर हम बैंक की बात करें तो HDFC लिमिटेड के ऑलमोस्ट 70% कस्टमर्स के पास अकाउंट नहीं है HDFC बैंक का, तो HDFC बैंक के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली HDFC बैंक अपने प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल कर सकता है HDFC के कस्टमर्स को। वहीं दूसरी तरफ HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के ब्रांचेस के थ्रू अपने मॉर्गेज बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है बिग वे में। HDFC बैंक अपने ब्रांचेस में काफी इन्वेस्ट कर रही है एवरी ईयर, कुछ वो अराउंड 1500 ब्रांचेस खोलने वाली, प्लस वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी स्ट्रेंथन कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स उसके ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। ये मर्जर से सिनर्जी के थ्रू उसकी जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो काफी कम हो जाएगी ओवर नेक्स्ट 10 years एंड इट शुड कम डाउन टू 30%। तो ये मर्जर काफी इफेक्टिव रहेगा दोनों कंपनी के लिए और हम लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी डबल डिजिट दैट इज अराउंड 20% अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर करेगी और ROA ऑफ 2% या उससे बेसी ही रहेगा। तो ये हमारी एक प्रेफर्ड पिक है बैंकिंग स्पेस में और हमारा टारगेट प्राइस है 1957। थैंक यू स्नेहा आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो HDFC बैंक, सन फार्मा, इन दो स्टॉक्स पर नज़र रखिए। डिस्क्लेमर भी आपकी स्क्रीन पर। चलिए कुछ ही समय रह गए हैं मार्केट प्री ओपन में, लेकिन उसके पहले कुछ स्टॉक्स पर चर्चा कर ले जो कि आज खबरों में हैं। इसमें कुणाल, टाटा केमिकल्स पर एक बार राय दीजिए। यहाँ पर क्या कोई पोजिशनल ट्रेड देख रहे हैं आप? टाटा केमिकल्स में काफ़ी समय से हम देख रहे हैं 1000 के आसपास आता है, उसके बाद फिर से ये स्टॉक नीचे आ जाता है। खबर है LIC ने भी अपना स्टेक बढ़ा लिया है, तो क्या कोई ट्रेड आपको नजर आ रहा है टाटा केमिकल्स में इस वक्त? टाटा केमिकल की बात करें तो फिलहाल कोई ट्रेड ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले भी अगर देखने जाए तो 1020 के पास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था और उसके बाद स्टॉक में नीचे 950 तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो कह सकते हैं कि 1020 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस वहां पे आ रहा है। जैसे ही 1020 स्टॉक क्रॉस करेगा एक अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है उस लेवल पे 1075 और उसके ऊपर 1160 तक के लेवल ऐसे टारगेट हमें टाटा केमिकल में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये स्टॉक को अवॉइड करके चलना चाहिए। 1020 का जैसे ही ब्रेकआउट होता है उस लेवल पे हम यहाँ पे पोजीशन बना के चलेंगे। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लें। मैक्स फाइनेंशियल्स, इस स्टॉक में थोड़ा करंट आया है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन बाजार में खबर ये है कि जिनके प्रमोटर हैं अनिलजीत सिंह, वो एक और ब्लॉक देना चाहते हैं। अगर आपने देखा हो 650 के, इनफैक्ट 500 550 से बाजार में सप्लाई आ रही है और एक लास्ट ब्लॉक बचा है, ये आने वाला है, बाजार के ऐसा मानना है। अगर ये ब्लॉक हो गया उसके बाद कोई बड़ी सप्लाई नहीं रहेगी। सौरभ, एक बार मैक्स फाइनेंशियल के चार्ट देख के बताएं क्या बता रहे हैं चार्ट्स यहाँ से? और इस काउंटर में देखें तो अजय पिछले 5-6 दिनों में एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड आ गया है, तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। स्टॉक लोअर लेवल्स पे बेस बनाने की कोशिश बिल्कुल कर रहा है, पर ऑन द अपसाइड 800 का जो जोन है, एक सेलिंग जोन है, वहां पे अच्छा रेजिस्टेंस पहले इस काउंटर में है। तो आई थिंक यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। स्टॉक में अगर साइडवेज मोमेंटम आता है और स्टॉक 770 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल होगा। इन दैट केस 760 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी और ऑन द अपसाइड 800 तक की तेजी इसमें आने वाले दिनों में वापस देखी जा सकती है। करंट लेवल्स पे आई थिंक ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक में जब भी कोई 20 मूविंग एवरेज से इतना दूर जाता है तो एक पुल बैक वापस
पॉसिबल है या साइडवेज प्राइस एक्शन पॉसिबल? स्टॉक्स में ना बात बढ़ती चली जा रही है। क्वांट ने एक हेल्थ केयर फंड लॉन्च किया है। बहुत सारे बड़े बड़े विशेषज्ञ हमारे चैनल पे आके कह रहे हैं फार्मा का समय आ गया है, अंडर ओन्ड है स्टॉक्स और ट्रिगर्स आते जा रहे हैं। इनफैक्ट परसों जब मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिकॉर्ड हाई की स्पेशल प्रोग्रामिंग कर रहा था, वहाँ पे कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ ने भी खास तौर पे हमारी 15 मिनट की बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा, साहब ये सब तो ठीक है, न्यू हाई हो गया वगैरह, यहाँ से पैसा कहाँ बनेगा, सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे बढ़िया लग रहा है? तो उन्होंने फार्मा शेयरों का जिक्र किया। आइए उनकी रीजनिंग समझ लेते हैं। उसके बाद स्नेहा, जो कि फार्मा भी बहुत अच्छी तरह क्लोजली देखती हैं, उनसे कुछ सटीक स्टॉक पिक्स लेंगे। बट सुनिए, नीलेश शाह ने फार्मा के ऊपर क्यों उन्होंने जताया कि इसमें पैसा बनेगा। यहाँ से बाजार में कौन सा हिस्सा है जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है बहुत ही, जहाँ पे ओनरशिप कम है, वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है इस समय? फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर से डिमांड आने की उम्मीद है। एक यूएस में मेडिकल सप्लाई थोड़ा नीचे चल रहा है, तो वो लोग खरीदारी करेंगे, इन्वेंट्री बिल्डअप करेंगे। भारत में पोस्ट कोविड लोकल डिमांड बरकरार है और आगे बढ़ रही है। फार्मा सेक्टर अंडर ओन्ड है और वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हैं। तो जैसे आज से 18 महीने पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा सस्ता लग रहा था और उम्मीद थी कि रिकवरी आएगी, बिल्कुल कुछ ऐसा ही समा आज फार्मा सेक्टर में बना हुआ है। तो ये थे नीलेश शाह, कोटक एएमसी के। फार्मा पर अपना पॉजिटिव आउटलुक, इनफैक्ट फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक पर लगातार अब नजरें हैं और यहाँ पर लगातार दिग्गजों के पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन वाले कॉल्स आ रहे हैं। लेकिन स्नेहा है हमारे साथ, फार्मा सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करती हैं। आइए उनसे समझते हैं। स्नेहा, फार्मा सेक्टर में अब हम देख रहे हैं सिर्फ डिफेंसिव के तौर पर ही नहीं, ये सेक्टर अपने आप में अब एक नए थीम के तौर पर उभरता हुआ, बाजार की कमजोरी में ही नहीं, ये सेक्टर अपने आप में ही स्टैंड अलोन भी चलता है। इस सेक्टर में आपके टॉप पिक्स क्या हैं? फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, तीनों सेगमेंट्स को चुनिए आप। ओके, तो इस सेक्टर में मेरे टॉपिक एक तो रहेंगे मैक्स हेल्थ केयर और दूसरा रहेगा सन फार्मा। तो अगर हम मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो ये वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल कंपनीज है जिसका मेजर प्रेजेंस नॉर्थ इंडिया में है और ये काफी फोकस्ड वे में अपने प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रेजुअली इम्प्रूव करता जा रहा है। एंड अगर आप देखें तो इसने अपने जो नॉन कैप्टिव इसकी जो पैथोलॉजी जो बिजनेस है उसको भी इसने काफी स्केल अप कर लिया है। तो हम बुलिश है इस कंपनी पे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 8% CAGR हमें दिखाई देगा इसके जो एवरेज रेवेन्यू रहेगी पर ऑक्यूपाइड बेड। तो हमारा इस पे एक बुलिश नजरिया बन रहा है। दूसरा पिक है हमारा सन फार्मा। अगर हम सन फार्मा की बात करें तो उसने काफी अच्छे से बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है फ्रॉम केवल जो एक पहले वो डोमेस्टिक बिजनेस पे फोकस करता था, अब वो डोमेस्टिक के साथ साथ यूएस मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट सब पे फोकस कर रहा है। काफी अच्छे ब्रांड्स है इसके पास और इसने एक स्पेशलिटी पोर्टफोलियो में जो स्पेशली जो ग्लोबल स्पेशलिटी पोर्टफोलियो में उसने एक अपने लिए एक निश बिजनेस खड़ा किया है जो कि काफी अच्छा कर रहा है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है डबल डिजिट टर्म्स में। तो ओवरऑल हमें इसका अगर हम रिस्क रिवॉर्ड भी देखें तो काफी अट्रैक्टिव है और हम अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कंपनी से। तो हमारी दूसरी पिक आज की रहेगी सन फार्मा, जो कि दोनों यूएस मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट में काफी डोमिनेंट प्लेयर है, काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। बिल्कुल स्नेहा, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और फार्मा पर अपना डिटेल्ड आउटलुक शेयर करने के लिए। और स्नेहा के पिक्स जो हैं सन फार्मा, इनफैक्ट फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए सारे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस सेक्टर पर नजर रखिए, लगातार फोकस में है ये। लेकिन इस बीच रुपए की ओपनिंग हुई है 5 पैसे की मजबूती के साथ। रुपया इस वक्त खुलता हुआ, अगर आप देखेंगे करेंसी मार्केट में, रुपया पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग खुलता हुआ नजर आ रहा है 5 पैसे के साथ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्शन स्टॉक्स का रुख एक बार कर लेते हैं। पूजा हमें सारे एक्शन स्टॉक्स बता रही हैं। पूजा बताइए। जी मानसी, वैसे तो काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हो रही है, उसके चलते एक्शन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उसके अलावा खबरों के चलते आज कहाँ पर एक्शन एक्सपेक्टेड है उसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ से पहले शुरुआत करेंगे। इटिना स्वदेश की खबर पर मुहर लग चुकी है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के 100 शेयर्स के बदले आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर्स शेयरधारकों को अलॉट होंगे। तो ये एक अपडेट आया है वहाँ पर। केपीआर मिल्स, यहाँ पर भी नज़र रखिए। यूके की क्लाइंट प्राइमार्क ने Q3 के मजबूत नतीजे पेश किए हैं, जो कि यूके और
यूरोप की सबसे बड़ी वैल्यू गारमेंट रिटेलर है और कंपनी की बड़ी क्लाइंट है, तो इसके चलते आज कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड है स्टॉक में। टाटा कम्युनिकेशन भी फोकस में रहेगा आज। कंपनी ने ग्लोबल सीपास प्लेटफॉर्म कंपनी कैलेरा को खरीदा है और कर्ज समेत कुल 800 करोड़ के कैश ट्रांजैक्शन में ये डील हुई है। MCX भी फोकस में रहेगा आज। 63 मूव्स के साथ सॉफ्टवेयर करार 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है और यहाँ पर एक्सटेंशन के लिए जो लागत है वो 125 करोड़ प्रति तिमाही होगी, तो इसका आज रिएक्शन हम MCX पर देख सकते हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई है, यहाँ पर नेगेटिव कमेंट्री है, तो उसका हम इम्पैक्ट हम MCX में भी देख रहे हैं। और टाटा केमिकल्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, 5% से बढ़ाकर 7.1% कर दी है। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो ये 5 शेयर जो आपको बाजार खुलने से पहले अपने फोकस में रखना चाहिए और यहाँ पर आपको एक्शन जरूर दिखेगा। स्टॉक्स इन न्यूज में से हम ये 5 खबरें चुनकर लेकर आते हैं जहाँ पर आपको श्योर शॉट एक ट्रेड का मौका बन सकता है। लेकिन इस बीच भारती के ब्लॉक डील को लेकर खबर आ रही है। BSE पर करीब करीब 2 करोड़ शेयरों के कई सौदे, कई मल्टीपल ब्लॉक डील्स यहाँ पर होती हुई दिखेंगे हैं। भारती का शेयर आज देखना होगा, हमारे फोकस में भी रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर अजय 2 करोड़ एक बड़ी संख्या हम कह सकते हैं। जी हाँ, स्टॉक तेजी में भी है। इनफैक्ट कल ये पूरे टेलीकॉम स्पेस के डेटा भी आया है। भारती ने मेरे हिसाब से ऐड किए पोजीशंस, रिलायंस जियो ने भी ऐड किए, और वो किसके कॉस्ट पे ऐड किए इसमें बताना, नो ब्रेनर। हाँ, वो तो नो ब्रेनर है, नो ब्रेनर है। लेकिन मैं बता दूं, मैं भी वोडाफोन आइडिया का नंबर यूज करता हूँ, लॉयल हूँ। अजय आपको सबके पास एक तो होता ही है वो नंबर। आपके जैसे ग्राहकों को ना सलाम है, सम्मानित करना चाहिए वोडाफोन आइडिया को। देखिए हम लोग आलसी भी है ना, कौन चेंज करे, जियो पर पोर्टेबिलिटी। मैं 4 साल से कोशिश करते करते आखिरकार 2 महीने पहले चेंज किया, वो भी तब जब मेरे सोसाइटी में ना वो सिग्नल आने ही बंद हो गए। नहीं, हमारे अभी तक आ रहा है सिग्नल, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि 2 सिम का है ना हमारे पास अब ऑप्शन, तो इसलिए एक सिम चलता रहता है। 10-12 साल पुराना नंबर है, तो मैंने सोचा लेकिन हर मंथ में, हर महीने जब ये डेटा आता है ना, जहाँ पे भारती और जियो ऐड कर रहे हैं डेटा और वोडाफोन छोड़ रहा है, मुझे लगता है कि मुझे भी कर लेना चाहिए कुछ, लेकिन नहीं कर लेना चाहिए आपको। मतलब ये मेरी आपको सलाह है, अगर लगता है कि दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए वोडाफोन आइडिया आप तमाम जगहों पे जाएंगे ना, अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे ना अजय, तो आपको ना भारती मिलेगा, आपको जियो का नेटवर्क मिलेगा, वोडाफोन का गायब होता जा रहा है। की तरह पूछता हूँ अभिषेक आपसे, जो मेरे बहुत सारे दोस्त हमेशा पूछते हैं, बट लेना चाहिए क्या वोडाफोन आइडिया इस भाव से? मतलब मेरे पास कई बार शब्द नहीं होते, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है। इंटरेस्ट खबरें आ रही हैं कि रिवाइव होगा, पैसा डालेंगे। आप देखिए 6 रुपए चल के ये 10-11 रुपए तक गया भी था, और जब भी खबरें आई थी, कमिट किया था कि जब वोडाफोन PLC ने कमिट किया, इधर बिरला जी ने कमिट किया कि अच्छा ठीक है हम रिवाइव करेंगे इसको। लेकिन ये स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जब 6 रुपए है तब एक बल्क में ले लें, और जैसे क्या बात है, बढ़िया बात बोली 9 रुपए हो जाए या 11 हो जाए तो फिर एग्जिट कर जाए। अपने पैनलिस्ट से हमारे टेक्निकल पैनल से ही पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। और इस बीच संतोष मीना भी तो है हमारे साथ, जुड़ गए हैं। संतोष, वोडाफोन आइडिया पर भी आउटलुक दीजिए, और उसके अलावा भी स्टॉक्स कौन से हैं आपके लिस्ट में, बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वोडाफोन आइडिया को तो वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन कई लोगों का एक फेवरेट होता है कि छोटे टिकट साइज में कोई शेयर, तो अगर कोई खरीदना चाहता है तो इस लेवल पे मेरे हिसाब से 7 रुपये का स्टॉप लॉस माइंड में रखे। अभी मोमेंटम में तो लग रहा है कि शायद फिर से 8.5 से 9 रुपये का लेवल टेस्ट कर सकता है, बट बेटर टू अवॉइड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब मेरे स्टॉक्स की बात करें तो मेरे आज 3 स्टॉक्स हैं, मैंने 2 बाई साइड लिए, एक सेल साइड लिया है। फार्मा स्टॉक मोमेंटम में आई थिंक कई एनालिस्ट के रडार पर है। फार्मा सेक्टर लास्ट सीरीज में परफॉर्म किया, मुझे लगता है इस सीरीज में भी फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। सन फार्मा में एक बड़े दिनों बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर 1050 का टारगेट रहेगा एंड 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है इंटेलेक्ट डिजाइन। इस स्टॉक के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक अच्छे मोमेंटम में अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करते हुए हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। और सबसे अच्छी बात है जो यूएस में जो फेड ने स्ट्रेस टेस्ट किया, तो उसमें फाइनेंशियल सेक्टर की अच्छी रिपोर्ट आई है, तो मुझे लगता है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये BFSI सेक्टर को डील करती है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। आपका टारगेट रहेगा 660 का, 607 का स्टॉप लॉस रहेगा। लास्ट स्टॉक मेरा डिक्सन सेल साइड है। इस स्टॉक की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जहाँ निफ्टी ने 19,000 का लेवल क्रॉस किया था, ये रेड में बंद हुआ था। स्टॉक 4700 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं वैसे इस डिक्सन पे काफी बुलिश था, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे लगता है नियर टर्म टॉप देखने को मिल सकता है। इस सेक्टर सेक्टर थोड़ा सा ओवर हीटेड हो रहा है, कई सारे IPO आ रहे हैं। पहले ये अकेला था, फिर सिरमा आ गया, देन अंबर, नाउ अभी जो आया है आपका साइंट
DLM वाला, वो भी इसी स्पेस में है, तो ये थोड़ा सा ओवर हीटेड स्पेस हो रहा है। और आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखो तो एक FIL साउथ इंडिया फंड ने सिरमा में एक ब्लॉक डील में माल भी बेचा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 4125 का टारगेट रहेगा और 4440 का स्टॉप लॉस रहेगा। 4440 का स्टॉप लॉस, 4120 4120 रुपए का इसमें आपको टारगेट लेके चलना है। डिक्सन टेक में बिकवाली की सलाह है संतोष मीणा की तरफ से। ओपनिंग टिक्स जो है वो सेटल होते नजर आ रहे हैं, 9:09 हो गए हैं। 19,077 ये स्तर है निफ्टी का, सेंचुरी लगाकर खुलेगा निफ्टी ऐसी उम्मीद है। और सेंसेक्स में होगी 150 अंकों की बढ़त पर शुरुआत 64,000 के ऊपर। 64,000 के ऊपर के स्तर हमने देखे थे जब रिकॉर्ड ऊंचाई बनी थी परसों के सत्र में। इसके अलावा निफ्टी भी 19,000 के ऊपर गया था, लेकिन आज और उसके ऊपर जाएगा 19,077 पर। अभी तक फिलहाल जो सेटल होने के बाद जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये हैं। लेकिन एक खबर शेयर को लेकर जरा जानेंगे। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं जो किसी क्या खबर है बताने के लिए एक बड़े शेयर पर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, और यहाँ पे जो है डील एक्सपेक्टेड है, 2 अहम डील हो सकते हैं क्लोजर्स। सबसे पहला है कि लाइकली 10,000 करोड़ का ऑर्डर नाइजीरिया से आ सकता है, और 40,000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर है रिलायंस के न्यू एनर्जी वर्टिकल से देखने मिल सकती है। ओवरऑल जो है करंट ऑर्डर बुक जो है 4,913 करोड़ का है, और प्रमोटर्स हाल ही में 15 लाख शेयर्स की प्लेज रिलीज़ किए थे, और उन्होंने ओपन मार्केट में भी 35 लाख शेयर्स की बिकवाली की थी जून के महीने में। इसके अलावा देखा जाए तो स्टॉक रिएक्शन में पिछले 1 साल में स्टॉक में जो है ज़्यादातर जो है बेस फॉर्मेशन हुआ है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है, लेकिन 2021 के हाई से अभी भी स्टॉक 40% गिरा हुआ है। लेकिन कुछ अहम ट्रिगर्स है स्टॉक के लिए जो फोकस में रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है बढ़ते जा रही है, स्पेशली रिन्यूएबल सेगमेंट में। आपके जो सोलर मॉड्यूल के प्राइसेस है उसमें गिरावट आई है, ब्रोकरेजेस का मानना है वैल्यूएशन अभी अट्रैक्टिव है। आगे जाते हुए जो है कंपनी टारगेट करी 8,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो FY24 में, जिसमें नाइजीरिया और रिलायंस के ऑर्डर्स इंक्लूडेड नहीं हैं। और अगर नाइजीरिया की बात करें तो 12,000 करोड़ तक के नए ऑर्डर्स आ सकते हैं। और जो करंट बिड पाइपलाइन है वो देखा जाए तो 23 गीगावाट्स का, यानी कि 50,000 से 60,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स जो है आने के चांसेस हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि जो 80,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में नाइजीरिया से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट हमने देखा सुजलॉन, अगर आप 6 महीने 8 महीने का ग्राफ देखें, 8 वाला करीब डबल हो गया और अब उसमें 25 रुपए 30 रुपए के टारगेट्स आना शुरू हो गए। SW सोलर भी उसी क्षेत्र में काम करती है, लेकिन अब ये कंपनी SW सोलर पेरेंट इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो सोलर और रिन्यूएबल में काफ़ी बड़ा काम कर रहा है। और शायद शरद उसी की बात कर रहे हैं कि पेरेंट से एक इनको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जो कि कैप्टिव हो जाएगा, और दूसरे एरियाज में भी नाइजीरिया से एक बड़ा ऑर्डर की उम्मीद है। स्टर्लिंग एंड विल्सन बड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, इनको हाई डेट के चक्कर में प्रमोटर्स ने काफ़ी माल बेचा और इसीलिए सेल आउट भी किया अगर आप समझें तो। लेकिन इसका चार्ट लेके आइए थोड़ी लंबी अवधि का, और मैं वो संतोष मीणा के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। SW सोलर 6 महीने में कहीं नहीं गया है, और थोड़ी लंबी अवधि में देखें तो ये 800 रुपये के करीब हुआ करता था एक समय, IPO शायद उसी समय पे आया था। देखिए नेगेटिव रिटर्न 290 का भाव है, रिस्क रिवॉर्ड क्या कहता है संतोष? स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एक अच्छे बेस के पास है, अभी मोमेंटम नहीं बना, लेकिन मुझे लगता है 275 से 270 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और इस स्पेस पे मुझे लगता है फोकस रखना चाहिए अगले 6 महीने से साल भर। आपने सुजलॉन बहुत नीचे लेवल पे हाईलाइट किया था अजय सर, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है ये पूरी स्पेस बच कर सकती है। अगर किसी को क्वालिटी और फ्रंटलाइन स्टॉक में जाना चाहता है तो इस स्पेस को टाटा पावर जैसे स्टॉक से भी प्ले कर सकता है। बट इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो अगर ये 275 रुपये का लेवल होल्ड कर जाता है और ऊपर में 330 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, तो हमको शायद इसमें 400 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। सोलर 400 रुपए तक के मूव्स दिख सकते हैं, और 8 रुपए के लेवल्स पर सुजलॉन हमने हाईलाइट किया था, और तब से लेकर अब तक स्टॉक में पॉजिटिव मूव दिखे हैं। क्विकली एक बार पावर ग्रिड पर राय चाहेंगे हम आपसे। किरण आप बताइए, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बोर्ड ने करीब 400 करोड़ का अप्रूव किया, और प्री ओपन में अगर देखेंगे सबसे आगे पावर ग्रिड का स्टॉक करीब 3% की मजबूती दिखाते हुए। सोलर पावर ग्रिड की अगर बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर 250 और 240 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। वहां पे हमने देखा कि स्टॉक काफी समय से टाइम स्पेंड कर रहा था। टाइम वाइज करेक्शन के बाद ये स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, और आज इस तरह से 2-3 ऊपर ये खुल रहा है। आज हमें देखना रहेगा कि अगर ये स्टॉक 250 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये जो अप मूव है वो कंटिन्यू रह सकता है और 280 तक के टारगेट आ सकता है।
सो पावर ग्रिड 250 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। तो बाय एंड डिप्स की यहाँ सलाह रहेगी, कोई भी डिप आता है 250 तक तो आपने लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 245 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 280 तक के टारगेट पावर ग्रिड में देख सकते हैं। तो पैटर्न काफी स्ट्रांग है, डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। पावर ग्रिड में पैटर्न स्ट्रांग है और हमने देखा है कि 200 से 225 की रेंज में समय बिताया पावर ग्रिड ने, वहां से चलने की शुरुआत की और अब 250 रुपए के ऊपर जाकर मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 2.5% की तेजी पर आज ये खुलने जा रहा है पावर ग्रिड का शेयर। 256 रुपए के आसपास के भाव हैं। 30-35 सेकंड रह गए हैं, लेकिन अजय एमसीएक्स हम देख रहे हैं कि 10% नीचे खुलने जा रहा है। जी हाँ, ये डिस्कस करना जरूरी है। इन्होंने 63 मून्स, एक तो कंपनी का नाम ही मेरे को जो है चांद तारे दिखाती जो कंपनी, उनके साथ करार बढ़ा लिया है। इसके ऊपर लोग काफी 125 करोड़ रुपए पर क्वार्टर के, यानी कि 250 करोड़ रुपए 6 महीने के लिए एक्सटेंशन हुआ है, शायद उसके आगे भी हो जाए। ये डायरेक्शन जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया कितना होगा। ये एक्सटेंशन हुआ है यार, लोग उसको बहुत संदेह की निगाह से देख रहे हैं और इसीलिए ये इससे आपको मयूरेश आप इंसेक्स ट्रैक करते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं करता, बट आई थिंक दिस न्यूज अजय जी आई थिंक थोड़ी डेट्रीमेंटल इसलिए है क्योंकि जितनी ये पे आउट्स दे रहे हैं आई थिंक वो टॉप लाइन और बॉटम लाइन में इतना इजाफा आपके पास लौटेंगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बाजार की जो शुरुआत हुई है वो तेजी के साथ हुई है। 19,030 आपको निफ्टी पर स्तर दिखेगा और सेंसेक्स की शुरुआत हुई है करीब 200 अंक ऊपर, अब 225 अंक ऊपर है, 64,150 के ऊपर निकल गया सेंसेक्स। निफ्टी बैंक भी है रिकॉर्ड हाइस पर, 181-82 अंक ऊपर आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो संकेत बहुत ही अच्छे हैं ब्रॉडर मार्केट से। एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो अगर आप देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले कम से कम 5 बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको इस वक्त दिखेंगे। पावर ग्रिड डेफिनेटली निफ्टी का टॉप गेनर है, 1.5% के आसपास की मजबूती वहां पर है। इन्फोसिस में अच्छी तेजी है। अडानी एंटरप्राइजेज आज हम फिर से वहां पर तेजी देख रहे हैं, 1% to 1.25% ऊपर ये शेयर है। एशियन पेंट्स कंजम्पशन वाले जो शेयर है वहां पर थोड़ी सी आज संकेत ठीक ठाक दिख रहे हैं क्योंकि एशियन पेंट्स, टाइटन ये शेयर ऊपर है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की आज बोर्ड की बैठक होने वाली है और उसमें आखिरी ये एचडीएफसी लिमिटेड की आखिरी ये बोर्ड बैठक होगी, तो उस पर भी हमारी आज नजर रहने वाली है। शेयर 1% ऊपर जरूर है। लेकिन बजाज ऑटो, हालांकि उन्होंने अपनी बाइक शोकेस की है लंदन में, इसका ग्लोबल लॉन्च किया था ट्रायम्फ के साथ करार वाली 2 बाइक्स का, हालांकि शेयर नीचे 1.5% नीचे आज ट्रेड कर रहा है और ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े भी कल से आने शुरू हो जाएंगे। आज ये महीना खत्म हो रहा है तो जून के बिक्री आंकड़ों पर नजर होगी। 1.25% ये शेयर नीचे है। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर कमजोरी है, ये कमजोरी जो है थोड़ी एक्सटेंड हो रही है। अब यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल, आयशर, हिंडाल्को कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि आधे % से लेकर 0.25% के आसपास की गिरावट हम देखने को मिल रही है। अगर हम वायदा बाजार के खिलाड़ियों की बात करें तो जो एएमसी स्टॉक्स हैं, जिस तरह से सेबी ने कहा है कि जो नया कंसल्टेशन पेपर आएगा टोटल एक्सपेंस रेशियो को लेकर वो इंडस्ट्री को खुश करने वाला है, तो निवेशक भी खुश हैं उस फैसले से। और एचडीएफसी एएमसी का जो शेयर है करीब 7.5% ऊपर ये शेयर खुला है। इसके अलावा मणप्पुरम फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग 2% की तेजी यहाँ पर है। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एमसीएक्स डेफिनेटली ऐसे संकेत आ भी गए थे, 10% नीचे ये शेयर खुला है, जो इन्होंने 63 मूव्स के साथ जो सॉफ्टवेयर का करार आगे बढ़ाया 6 महीने के लिए, उसके लिए ये 125 करोड़ रुपए प्रति तिमाही ये पे करेंगे। टाटा कम्युनिकेशंस 3.5% कमजोरी यहाँ पर है। फर्स्ट सोर्स, बीओबी, कैडिला ये वो शेयर है जहां पर हम 1.5 से लेकर 2.5% के आसपास की कमजोरी देख रहे हैं। मानसी, मिड कैप में कहां पर फोकस है आपका? मिड कैप की भी शुरुआत मजबूती के साथ, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्सेस को अगर देखेंगे अच्छी तेजी यहां पर दिख रही है। और अभी आप ऑटो स्टॉक्स के चलने की बात कर रहे थे तो मिड कैप में ऑटो एंसिलरी चल रहे हैं। टायर स्टॉक्स को देखिए, जेके टायर, अपोलो टायर, अच्छी मजबूती के साइंस यहाँ पर। ऑफकोर्स ऑटो बिक्री के नंबर्स के ठीक पहले ऑटो एंसिलरी दोनों पर फोकस रहेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल से जुड़े हुए स्टॉक्स और साथ ही हेल्थ केयर, लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक, फार्मा पर अभी डिटेल डिस्कशन हमने किया और साथ ही फाइनेंशियल्स में एमएनएम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छे खासे मूव्स नजर आ रहे हैं। शुरुआत जो करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ। बायकॉन, डॉक्टर लाल पैथ लैब दोनों शेयर्स और साथ ही मैक्स हेल्थ केयर को भी यहाँ पर जोड़ दीजिए क्योंकि इन स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं अच्छे मूव्स यहाँ पर। फार्मा हेल्थ केयर पर नजर है। आरईसी
पीएफसी के चार्ट्स मजबूती के साइंस दिखाते हुए कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी अच्छे पॉजिटिविटी के लेवल्स के साथ शुरुआत होती हुई। स्मॉल कैप की शुरुआत भी मजबूत है और इस मजबूती में सुज़लोन सबसे आगे खड़ा है। 15-16 के लेवल्स के यहाँ पर फिलहाल ट्रेड्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ठीक पीछे आप यूटीआई एमसी देखेंगे, मनप्पुरम फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स और ज्वेलरी काउंटर्स पर भी नजर रखें। यहाँ पर भी स्लो एंड इवेंचुअल मूव्स है। शिप बिल्डिंग डॉक प्लेयर्स जो है मजगांव डॉक, इसमें भी अच्छी मजबूती और कैम्स प्लेटफॉर्म स्टॉक्स और साथ ही इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जिस पर नजर रहेगी। तो क्लियरली रिकॉर्ड स्तर पर बाजार खुलता हुआ, जुलाई सीरीज की पॉजिटिव शुरुआत। एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुई है अदानी ट्रांसमिशन में, 3% का ब्लॉक हुआ है, 3.25%। ये देखिए, देखने वाली बात ये है 3% कि अदानी ग्रीन्स में और अदानी एंटरप्राइज में परसों बड़ा ब्लॉक हुआ था, तो वो चला गया था ऑस्ट्रेलिया, वो ब्लॉक जब हमने एक्सक्लूसिव ब्रेक की थी कि राजीव जैन जी ने। अभी हम चेक करते हैं अपने सोर्सेज से, लेकिन मीनवाइल अदानी ग्रुप स्टॉक्स दूसरे भी लेके आइए, अदानी ग्रीन और एंटरप्राइज भी, ये तो ब्लॉक हुआ है इसलिए स्टॉक नीचे है, लेकिन अगर ये देखिए बाकी सारे हरे निशान में आ गए। एक बार जरा चार्ट चेक करके बताएंगे सौरभ, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में मजबूती कहाँ दिख रही है यहाँ से सबसे ज्यादा क्या ओके, चलिए कुणाल से समझ लेते हैं। कुणाल, एंटरप्राइजेज विल्मर तो हरे निशान में, ट्रांसमिशन में प्रेशर है, क्या लेना चाहिए इस गिरावट में? कुणाल? यस सर, सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तकरीबन स्टॉक अभी इस लेवल पे देखने जाए तो 2411 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड जो ओपनिंग देखने को मिली है पर्टिकुलर काउंटर में, जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरा जो व्यू अजय जी रहेगा वो करेक्शन का रहेगा। 2360 तक के लेवल हमें अदानी इंटरप्राइज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले भी सेम लेवल का रेजिस्टेंस फेस किया था जो आज हाई बनाया है, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला था। तो अदानी इंटरप्राइज यस, वन कैन से 2360 और वो ब्रेक करता है तो नीचे 2330 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अदानी विलमार की बात करें, जिस हिसाब से फिलहाल अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हाई बनाया है ओपनिंग में ही, लेकिन उसके बाद ऊपर के लेवल से ही हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है। तो ये स्टॉक में भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नीचे में 410 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जैसे 410 ब्रेक होता है, 406 तक के भी लेवल हमें ऐसे टारगेट स्टॉक में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा जो व्यू है वो टाइमिंग के लिए ये जो काउंटर्स उसको अवॉइड करके चलने का बनेगा। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली अदानी एंटरप्राइज में शॉर्ट की भी पोजीशन बनाने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि एक हाई वॉलेटाइल काउंटर हो गया है और फ्यूचर में एसएल हिट होने के जल्दी चांसेस बन जाते हैं अदानी एंटरप्राइज में। ठीक है, अडानी ग्रुप पर ये राय, लेकिन जो एमसी वाले जो स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वहां पर हम गजब का मूव देख रहे हैं। एचडीएफसी एमसी अब 8.5% ऊपर है, उसके पीछे आदित्य बीएसएल एमसी, वहां पर भी तेजी है 4% के आसपास की। यूटीआई एमसी ये शेयर भी 4% ऊपर है। और हम चर्चा कर रहे थे कि सेबी का जो आदेश आया था, एक तरह से कंसल्टेशन पेपर था, आदेश तो नहीं कहेंगे, उसके हिसाब से थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस बढ़ने थे इन पर टोटल एक्सपेंस रेशियो को लेकर। उसके अंदर प्रस्ताव ये था कि ब्रोकरेज फीस को उसमें शामिल कर दिया जाए, जीएसटी को उसमें शामिल कर दिया जाए, एसटीटी को इसमें शामिल कर दिया जाए और एक यूनिफाइड एक सिस्टम हो। अजय, लेकिन जो उन्होंने एक सिंगल चीज कही है कि वो खुश करने वाला होगा। अब देखिए, उन्होंने कहा कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और हम एक दोबारा समय देके कंसल्टेशन पेपर निकालेंगे। और हमारी जानकारी ये भी है कि बहुत फीडबैक लिया है उन्होंने। सेबी ने इंडस्ट्री से, डिस्ट्रीब्यूटर्स से, म्यूचुअल फंड कंपनियों से बहुत फीडबैक लिया है। और उसके बाद सोच विचार करके नया कंसल्टेशन पेपर जो आएगा, वो बाजार की उम्मीद ये है कि थोड़ा सॉफ्ट होगा। और वो जो कमेंट आपने बोला कि आप उसको देख के निराश नहीं होंगे, आपको खुश कर देने वाला, खुश हो जाएगी, इंडस्ट्री खुश हो जाएगी। माना ये जा रहा है कि बाजार तो पहले खुश होता है ना, क्योंकि बाजार जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है। ऐसा देखिए, कमाल की चीज है, फैक्टर इन करता है। जब कंसल्टेशन पेपर आया था 18 मई को, तो उस वक्त 1800 रुपए के आसपास का भाव था एचडीएफसी एमसी का। वहां से थोड़ा सा गिरा, 1750 के आसपास आया, उस निराशा वो थी। और आज ये शेयर 2250 रुपए के आसपास। इनफैक्ट बट अगर आप थोड़ा लंबा अवधि देखिए ना अभिषेक, तो निराश किया थोड़ा सा। तो ये जो है 3200 वाला नीचे में 1700 गया है। एचडीएफसी एमसी, निपॉन और आपका आदित्य बिरला भी बहुत चले नहीं है। देखिए टॉप जो है इसका ये, लेकिन बॉटम बना के इनका रिकवरी शुरू हो गई है। और वाकई में अगर बहुत ज्यादा कमर तोड़ करने वाला नहीं आया ना फैसला, हम वो चर्चा भी करते तो थे यहाँ से घूम जाएगा कि एसआईपी के आंकड़े रिकॉर्ड पे जा रहे थे, एमसी स्टॉक्स नीचे जा रहे थे। और 360 डिग्री जो 361 है, वो भी तो डिस्ट्रीब्यूटर ही है, वेल्थ मैनेजर, वो स्टॉक पे अपग्रेड्स आ रहे हैं। तो क्यों एमसी जो मेन मैन्युफैक्चरर है फंड का, वो क्यों अंडर परफॉर्म करने चाहिए? मयूरेश इस पर अपनी कुछ राय दे रहे थे। मयूरेश, बताइए क्या करना चाहिए
आपको किस तरह से लगे हैं सेबी चेयरमैन माधुरी बिष्ट के कमेंट्स, और ये बताइए कि अब जो स्टॉक्स में आज की तेजी हो रही है, आपको लगता है कि ये सस्टेन करेगी और यहां से और आगे बढ़ेगी? तो बिल्कुल आई थिंक, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स प्रॉक्सी है इंडियन बाजारों के, और इंडियन बाजारों पे मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ अगले कुछ वर्षों के लिए, तो आई थिंक ये डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करना चाहिए पूरी की पूरी ऑप्टिमिज्म। जो कमेंट्स आए थे सेबी से, मुझे लगता है एक रिलीफ फैक्टर है काफी स्टॉक्स के लिए विद इन दिस स्पेस, एएमसी स्टॉक्स हो, ब्रोकरेजेस हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक जो डिटर्मिनेशन होती है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, और इंडियन मार्केट्स अभी भी आप समझ लें कि काफी अंडर पेनिट्रेटेड है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड होल्डिंग और डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। तो अगर बढ़ावा देना है तो मुझे लगता है आई थिंक सपोर्ट इंडस्ट्री को करना पड़ेगा, जो सेबी ने शायद कॉग्निजेंस में लिया है, एंड द मार्केट इज प्रोबेबली टेकिंग दैट वेरी वेरी पॉजिटिवली। तो मुझे लगता है ये सारे जो प्रॉक्सी प्लेज हैं, थोड़ा लंबा नजरिया जरूर रखना चाहिए, बट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कंप्लीट प्रॉक्सी स्टोरी है, तो आई थिंक इनको डेफिनेटली रडार करना। और यहाँ पर पॉजिटिविटी के साइन, तो 361 जिसका अभी हमने जिक्र किया, इस पर भी सिटी की रिपोर्ट आई थी, खरीदारी की सलाह, और इस स्टॉक को भी दिखाना चाहिए। 361 करीब 3% की मजबूती, यहाँ पर 600 तक के टारगेट्स इस रिपोर्ट में माने गए हैं। किरण, आपसे राय जानना चाहेंगे 361 पर FY 23-26 में AUM सालाना आधार पर 27% बढ़ने की उम्मीद इस रिपोर्ट में बताई गई है। स्टॉक मूवमेंट है, टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? बात करें तो ओवरऑल एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट के ऊपर। एक मेजर जो सपोर्ट हम देख रहे हैं 400 का, उसके आसपास स्टॉक ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड करके हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है। तो कहीं ना कहीं 453 के आसपास स्टॉक चल रहा है, कोई भी डिप आता है तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करना चाहिए। जो एक स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो प्रीवियस डे का जो लो है 440 के नीचे का, वो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। सो करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए 440 के स्टॉप लॉस के साथ, और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है कहीं ना कहीं हम 500 तक के लेवल 361 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेवल्स नजर आएंगे। लेकिन इस बीच बाजार की इस तेजी में जो मेजर प्लेयर्स है, इसमें HDFC ट्विंस, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स तो शामिल है ही हैं, लेकिन रिलायंस का योगदान भी इसमें है। हम मजबूती के साथ देख रहे हैं। अभी जहां थोड़ी देर पहले टेलीकॉम डेटा की हम बात कर रहे थे, जियो ने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। टेलीकॉम डेटा की अगर बात करें, करीब 30 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़े गए हैं। तो अप्रैल के टेलीकॉम डेटा में भी रिलायंस के स्टॉक में कह सकते हैं जियो के लिए पॉजिटिव ये डेटा आते हुए दिखे, और उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट भी ओवरऑल कारोबार पर नजर आएगा। संतोष, रिलायंस में जो मजबूती आज नजर आ रही है, 2544 के लेवल्स हम देख रहे हैं, क्या राय होगी? यस, रिलायंस में बीच में मोमेंटम पकड़ा था, लेकिन फिर से इसमें अभी साइडवेज चले गया स्टॉक। हालांकि व्यू बुलिश ही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तेजी की चांसेस नहीं नजर आते। 2570 ऊपर का टारगेट है, अभी 2540 चल रहा था, 25-30 रुपए की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। इसको 2570 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी कोई मीनिंगफुल गेन देखने को मिलेगा। फुल टाइमिंग 2570 ऊपर, नीचे 2500, एक ये रेंज बनी रहेगी। राणे ग्रुप स्टॉक्स के अंदर फॉलोअप बाइंग आती हुई नजर आ रही है। डेटा सब लेके आइए। राणे होल्डिंग्स, राणे इंजन, राणे ब्रेक लाइनिंग अंडर ओन है, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है इन स्टॉक्स में। आज भी ये देखिए डेज हाई की तरफ जा रहे हैं। एक रीरेटिंग मूव जो मैंने आपको बताया था परसों, लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से किर्लोस्कर ग्रुप प्रमोटर्स में एक नई स्फूर्ति दिखाई दे रही है, एक नया जोश है, पूरा रीब्रांडिंग हो रहा है। एक ब्लॉक हुआ, उसके बाद एनालिस्ट मीट हुई, एनालिस्ट डे किया इनफैक्ट किर्लोस्कर ने। कहीं ना कहीं राणे ग्रुप में भी ये एक री रेटिंग किस्म की चीज़ शुरू हुई है। राणे ग्रुप के सारे स्टॉक्स लेके आइए। कुणाल, राणे ब्रेक, राणे होल्डिंग्स, जरा इनके चार्ट को जरा देख के बताइए, यहाँ से सबसे मजबूत रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कौन सा दिखता है? वेल, राणे ब्रेक की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 876 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड अभी फिलहाल लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो मोमेंटम हमें देखने को मिली है, मुझे लग रहा है अजय जी इस मोमेंटम के बेस पे ही स्टॉक फर्दर अपसाइड की मोमेंटम अच्छी तरीके से दे सकता है। 876 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करने की सलाह दूंगा। ना यहाँ पे एक कंसर्न आएगा, एसएल जो है थोड़ा सा लंबा आएगा, नीचे में एसएल आ रहा है 828 का, 877 चल रहा है, 828 के एसएल के साथ बाय करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात करें तो टारगेट ऊपर में जो आएगा अजय जी वो है 932 का। 932 जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर में 1080 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो राणे ब्रेक्स में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सामने अगर मैं राणे होल्डिंग की बात करूं तो 1170 पे राणे होल्डिंग अभी ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे भी जो मोमेंटम है वो मुझे पॉजिटिव साइड की ही देखने को मिल रही है। अगर इसका वीकली चार्ट देखो तो काफी कन्विंसिंग है। यहाँ से मुझे तकरीबन ऊपर में 1300 और 1300 जैसे ही ब्रेक होता है 1600 तक की मोमेंटम देखने को मिल रही है।
तो मैं कहूंगा कि राणे होल्डिंग में भी यहाँ से पोजीशन बन के चलना चाहिए। नीचे हम जो एसएल मेंटेन करेंगे वो रहेगा 1100 का। ठीक है, 1100 का स्टॉप लॉस राणे होल्डिंग्स के लिए। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे एमसीएक्स की, और एमसीएक्स के साथ साथ चर्चा हो रही थी 63 मूव्स टेक्नोलॉजीज की भी। किसी का फायदा किसी का नुकसान हम ये कह सकते हैं। 63 मूव्स टेक्नोलॉजीज का शेयर है 15% ऊपर आज के सत्र में, और पिछले 5 दिनों में ये शेयर चढ़ गया है 50% के आसपास। 255 रुपये 90 पैसे का 52 वीक हाई आज ही बनाया है शेयर ने। 250 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर भी रहा है। इस पर जरा आप कुणाल राय दीजिए। 63 मूव्स टेक अब थोड़ा रिस्की बेट हो गया है क्या? अगर किसी को भाव देख के लालच आ रहा हो, किसी को तेजी देख के इस पर सवारी करने का मन कर रहा हो, उसके लिए सलाह क्या होगी? जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 249 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, प्लस गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिला है। नीचे 165 के लेवल से वन वे स्टॉक में हमें मोमेंटम देखने को मिली है। नाउ मैं इतना ही कहूंगा कि जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन लॉन्ग है उनको ये जो राइड है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। ऊपर के लेवल की बात करें तो 277 और 277 जैसे ब्रेक होगा 324 तक के लेवल एज ए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नई पोजीशन में यहाँ पे लॉन्ग करके नहीं चल सकते, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो नई पोजीशन के लिए उतना फेवरेबल नहीं बन रहा है। बनाने की सलाह है। लेकिन इसके साथ साथ जरा ना ऑटो इंसुलरी वाले जो स्टॉक्स हैं, जिसमें हमने परसों के सत्र में भी अच्छी तेजी देखी थी, जेवीएम ऑटो, जय भारत मारुति, आज भी हम फॉलो बाइंग देख रहे हैं इन शेयरों में। जय भारत मारुति का शेयर आप लेके आइए, करीब करीब 7% ऊपर ये शेयर है, 313 रुपये के आसपास का भाव है। संतोष, एक अच्छी तेजी फिर से, ये तेजी हमने पहले भी देखी है शेयर में। कहाँ तक जाएगी ये रनअप इस शेयर में? क्या आपको इसमें फ्रेश तेजी के मौके दिख रहे हैं, या फिर अभी अवॉइड करें इसको? इस स्टॉक के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में मुझे लगता है तेजी और एक्सटेंड हो सकती है, 333 रुपीज तक जा सकती है, लेकिन फ्रेश एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की है। तो जिसके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो 333 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकता है विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 300, लेकिन फ्रेश एंट्री इस लेवल पे नहीं लेना चाहिए। एंसिलरी में इनफैक्ट पैसेंजर कार यूटिलिटी व्हीकल से जुड़ा काउंटर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर भी एक राय लेते हैं, क्योंकि कंपनी को ताज़ा जो हाइड्रोजन बस के लिए ऑर्डर्स मिले हैं, रिलायंस के साथ टाइप किया, उसके बाद इस स्टॉक में पिछले अगर 3 महीने के चार्ट्स भी देखेंगे मजबूती ही नजर आई है। करीब 4% की तेजी के साथ इस स्टॉक में इस वक्त भी कामकाज दिख रहा है। किरण, आप बताइए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का ऑफकोर्स एंट्री पॉइंट्स तो मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हर दिन इस स्टॉक में हम एक अप मूव देखते हैं। टेक की अगर हम बात करें तो रिसेंटली एक जो टॉप बनाया था 1000 का, वहां से कम कहीं ना कहीं करेक्शंस देख रहे थे, 900 तक ये स्टॉक आया। वहां से इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक जो इमीडिएट लेवल पे रेजिस्टेंस था 970, उसको क्रॉस किया है, तो डेफिनेटली इसमें ये अप मूव कंटिन्यू रह सकता है। कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस और 950 का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इसमें हम एटलीस्ट 1050 से 1100 तक के टारगेट देख सकते हैं आने वाले समय में। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग, 950 का स्टॉप लॉस। ये टीडी पावर मार्क करना बहुत ज़रूरी है इस समय। टीडी पावर में 24% स्टेक प्रमोटर का बिका। लोगों ने कहा इतनी बड़ी सप्लाई आ जाएगी, स्टॉक गिरेगा क्या? ये देखिए 6% ऊपर है टीडी पावर इस समय। स्पेस बहुत अच्छी है, ये ब्लॉक पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया। मयूरेश, आपने टीडी पावर के बिजनेस मॉडल को देखा है क्या? इस भाव पे कैसा लगता है वैल्यूएशन? बिजनेस मॉडल बढ़िया है अजय जी, और सप्लाई प्रोबेबली अब्सॉर्ब हो चुकी है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है, जो फाइनेंशियल्स है, इबिटा मार्जिन्स पिछले वर्ष 16% की पोस्ट की थी। जनरेटर्स बनाते हैं टर्बाइंस के लिए, स्टीम इंजिन्स के लिए, हाइड्रो प्लांट्स के लिए, और इंस्टॉलेशंस एक्सपोर्ट मार्केट्स पे भी होते हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी होते हैं। 3 प्लांट्स हैं इनके पास। टॉप लाइन ग्रोथ पिछले कई वर्षों तक ठीक ठाक रही है, 850 करोड़ की शायद टॉप लाइन रही थी पिछले वर्ष के लिए। तो आई थिंक दे शुड बी एबल टू मेंटेन दिस एंटायर ट्रेजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड। और जैसे केपेक्स स्पेंड चल रहे हैं बोथ डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली, आई थिंक एक की प्लेयर डेफिनेटली ये की सेगमेंट में, नीश सेगमेंट पे उभर के आ सकता है। तो मोमेंटम जरूर बरकरार रह सकता है, बट थोड़ा आई थिंक स्ट्रेच्ड हो चुका है बोथ फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, और हमारी ओनिल लेंस पे हम कहते हैं जो पिवट लेवल्स हैं वहां से अच्छा खासा आई थिंक स्ट्रेच हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, बट प्लीज कीप योर स्टॉप लॉसेस ट्रेल्ड, क्योंकि अगर रिवर्सल है तो काफी शार्प रिवर्सल आ सकता है सिस्टम। तो जरा टीडी पावर के साथ साथ ना गोदावरी पावर को भी चेक कीजिए। इसमें भी हमने शानदार तेजी लगातार देख रहे हैं। पिछले महीने भर में 50% के आसपास का रनअप है, और जो बायबैक लेके आई थी कंपनी, अच्छे प्रीमियम पे बायबैक लेके आई थी, उसका ऐलान किया था। हालांकि नतीजे थोड़े से कमजोर साइड पर रहे थे, लेकिन शेयर उसके बावजूद बहुत तेजी से भाग रहा है। गोदावरी पावर, इसमें क्या आपको आगे स्ट्रेंथ दिख रही है? वैल्यू बाइंग बनती है इसमें अभी?
मयूरेश? I'm so sorry for that. नहीं, मैं देख रहा था इनफैक्ट गोदावरी स्पार्ता के कल ही नतीजे भी देख रहा था, आउटलुक भी देख रहा था। थोड़े प्रेशर पॉइंट्स पे जरूर आ चुके हैं क्योंकि आई थिंक जो इनकी पैलेट प्राइसेस हैं एक्स छत्तीसगढ़, दे हैव डेफिनेटली कम ऑफ। मैनेजमेंट इज स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि जो लॉन्गर टर्म प्ले है ये शायद आ सकती है, बट ये पूरी की पूरी जो चाइनीज रीओपनिंग प्ले है, अगर वो सॉफ्ट रही, जो लग रहा है सॉफ्ट रहेगी, तो पैलेट प्राइसेस मुझे लगता है आई थिंक अभी भी सबड्यूड रहेंगे, जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रहता है। कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का, बिलेट्स होते हैं, वायर रॉड्स होते हैं, वहां पे भी मुझे लगता है रियलाइजेशन ग्रोथ थोड़ी थम सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा कॉशियस रहूंगा मैं स्टॉक्स पे, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ और मार्जिन परफॉर्मेंस ये वर्ष के लिए थोड़ा दबाव में रह सकता है, स्पेसिफिकली फर्स्ट। गोदावरी पावर एंड इस्पात के बारे में बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। कुछ और स्टॉक्स मयूरेश थे वो, बट चार्ट्स पे एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। HDFC AMC 10%, ये FNO स्टॉक है, ये याद रखिएगा। नैम इंडिया, निपॉन इंडिया 10%, गजब। ये हम सब ने इसको अंडर एस्टिमेट किया, अंडर एस्टिमेट किया। UTI AMC जो भी देख लीजिए, उठा लीजिए, 6, 8, 10%। क्या जबरदस्त मूव आ रहा है भाई, वाह। इस भाव से भी क्या बुरा है क्या? इस भाव पे भी ले सकते हैं क्या? कौन सा स्टॉक लेंगे इस भाव से? संतोष आप बताइए। UTI, बिरला, निपॉन और आपका HDFC AMC। यस, HDFC AMC में तो बड़ा मुंह आ चुका है, बट अभी भी मुझे जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेटर लगता है वो है निपॉन इंडिया। इस स्टॉक में भी 6.5% का वैसा तो मुंह आ चुका है, बट इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है। लग रहा है कि इमीडिएट टारगेट इसमें 280 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। उसको क्रॉस करता है तो शायद हमको स्टॉक में 300 रुपये तक का भी एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कोई करेंट लेवल पर भी लेता है तो 269 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकता है। ₹70 के स्टॉप लॉस से इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। मयूरेश जी, जरा आपसे ना एशियन पेंट्स के बारे में राय चाहेंगे, क्योंकि लगातार चौथे सत्र में ये शेयर चल रहा है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो निफ्टी को इसने आउट परफॉर्म किया है, और थोड़ा सा ना अनयूजुअल ये तेजी हम इसलिए कहेंगे क्योंकि अजय आमतौर पर लोग अवॉइड करते हैं घर पेंट कराना, पेंटिंग वेंटिंग वाला काम रोक देते हैं। ये जो बाइंग है शेयर में कुछ अलग कहानी जैसी है। ये देखिए, इसमें ना वॉल्यूम ग्रोथ आ गई है वापस। वॉल्यूम देखिए बहुत अच्छी बात है। मैं 30 सेकंड लूंगा ये बताने में। ये अपने सौरभ मुखर्जी हमेशा बताते हैं कि बुरे समय में ना लीडर्स क्या करते हैं, जब प्रेशर आता है ना मार्जिन पे, तो वो ले लेते हैं मार्जिन प्रेशर। अगर आप पिछले 6 क्वार्टर का देखें तो उसमें से आपको 4 क्वार्टर में एशियन पेंट में मार्जिन प्रेशर मिलेगा। तो क्या करता है कि लीडर प्रेशर ले लेता है, 2-3 क्वार्टर तो वॉल्यूम प्रेशर वाला भी रहा उसमें, करेक्ट रहा। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन में मार्केट शेयर गेन हो जाता है। फिर जब पलटता है पलड़ा, जैसा कि इस समय क्रूड ऑयल हो गया 75 क्रॉस ही नहीं करता है, तो अब इनका रौद्र रूप दिखेगा। धीरे धीरे रिकॉर्ड हाइज के आसपास है। 2600 वाला 3450 हो गया एशियन पेंट, आप देखिए। मयूरेश जी, फिर से रिकॉर्ड हाइज के आसपास एशियन पेंट्स। अच्छा ठीक है, इस पर जरा संतोष का व्यू लेते हैं। संतोष, जरा टेक्निकली इसको चेक कीजिए। ये जो तेजी एशियन पेंट्स में बन रही है, क्या आपको लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग है, अभी और चलेगी? रिकॉर्ड हाइज पार कर लिया अगर शेयर ने, तो क्या रफ्तार और गोली हो जाएगी? यस, इस स्टॉक की बात करें तो एक अच्छे मोमेंटम में मुझे लगता है जो पुराने स्विंग हाई थे करीबन इसके 3570 3580 के, वो लेवल हमको शायद आते हुए दिखेंगे। तो अभी भी हमें 3-4% का अपसाइड और यहाँ से बचता है स्टॉक में, तो ये मोमेंटम जारी रह सकता है। लेकिन वो 3550 से 3400 के बीच 3600 के बीच में मैं सलाह दूंगा कि वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आप ट्रेडर हो तो। लेकिन जिसका लंबा नजरिए का वो है तो वो स्टॉक में तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ही 3600 के ऊपर निकलेगा स्टॉक फिर से बड़ी तेजी दिखाने के लिए तैयार रहेगा। तेजी की बात करें तो 2 NBFCs, दोनों ऑटो NBFCs हैं। श्रीराम फाइनेंस अब तो खैर बड़ी कंपनी बन गई, रिटेल भी बहुत आ गया, लेकिन ओरिजिनली ऑटो फाइनेंसर थी। और M&M फाइनेंस, M&M फाइनेंस 340, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगना चाहिए अगर मैं राइड कर रहा हूँ ये? और इवन श्रीराम फाइनेंस में एंट्री लेने का सही प्राइस क्या होगा, किरण? तो श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट वीक में भी स्टॉक डिस्कस किया था कि कोई भी डिप आता है नीचे में 1650 या तो 1600 के आसपास, तो एक बाई की अपॉर्चुनिटी रहेगी। 1651 के आसपास का बॉटम बना के काउंटर अभी 1750-40 के बीच में चल रहा है। डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से अगर कोई लॉन्ग कर रहा है तो एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस अभी हमें रखना है 1690 का।
1690 जब तक होल्ड है तब तक डेफिनेटली हम श्रीराम फाइनेंस के अंदर होल्ड कर सकते हैं पोजीशन, या तो करंट मार्केट प्राइस से भी एंट्री ले सकते हैं। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इसमें हम 1900 तक के टारगेट आने वाले समय में देख रहे हैं, तो थोड़ा लंबा नजरिया रखिए और बाय ऑन डिप से तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस 1690 का मेंटेन करके श्रीराम फाइनेंस लॉन्ग कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग के मौके हैं, लेकिन इस बीच बाजार और नए शिखर पर लगातार शिखर पार कर करके नए शिखर पर चला जा रहा है। 19,100 का स्तर पहली बार निफ्टी ने पार कर लिया है और इसके अलावा ऑटो इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। हम देख रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, निफ्टी बैंक सेंसेक्स सभी के सभी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं और आज रिकॉर्ड नई ऊंचाई का जस्ट जो इसमें देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज वैसे विप्रो के बायबैक का आखिरी दिन है, लेकिन आप बाकी स्टॉक्स को भी देखिए। इन्फोसिस 2.5% की तेजी है, निफ्टी का टॉप गेनर है, टीसीएस में अच्छी तेजी है, एचसीएल टेक का शेयर चल रहा है। जरा कुणाल आप जरा चेक कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2-4 दिन से थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है आईटी स्टॉक्स में, खासतौर से फ्रंट लाइनर्स में भी। कहीं आपको लगता है कि फ्रेश लॉन्ग के मौके हैं और कोई ऐसा शेयर आपको लगता है कि जुलाई सीरीज के लिए स्पेसिफिकली लेना चाहिए? वेल सर, काफी अच्छी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में पर्टिकुलरली आईटी काउंटर्स में देखने को मिल सकती है। उसमें से एक लार्ज कैप काउंटर्स है जहां पे मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक का बेस बना रहा है और काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। नाम है इनका इन्फोसिस। मैं बाकी कोई लॉन्ग लार्ज कैप स्टॉक में नहीं जाऊंगा, इन्फोसिस में ही जाऊंगा, क्योंकि एक कन्विंसिंग पैटर्न यहाँ पे हमें बनती हुई देखने को मिल रही है। स्मॉलर टाइम फ्रेम भी अगर देखने जाए ना, तो ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आज स्टॉक ने दिया है। 23 से 24 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेशर लेवल से ही खरीदारी करके चलने की रणनीति यहाँ पे रहेगी। नीचे में 1260 का हमारा ऐसे लाएगा। ऊपर के टारगेट की बात करें तो जो गैप उसने बनाया था ओके अप्रैल महीने में, वो गैप काउंटर फिल कर सकता है, यानी कि ऊपर में 1380 तक का लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। और 1380 जैसे ब्रेक होता है 1440 तक के भी लेवल हमें स्टॉक दिखाने में सक्षम है। और एक बहुत ही बढ़िया बात यह है कि इसका अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट भी अगर देखो ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अक्टूबर 2023 के बाद एक नई रैली स्टार्ट कर सकता है, जिससे बेस पे स्टॉक में हमें 1700-1800 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर वो ब्रेक होता है तो उन्हें हाई भी बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू मेरा यही रहेगा कि प्रेजेंट लेवल से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से ये स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए और निवेश भी करना चाहिए। किरण, कमजोर स्टॉक्स की बात करें तो वोल्टास और ब्लू स्टार, इनको ग्रहण लग गया है। पिछले 1-1.5 महीने का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। इनफैक्ट वोल्टास तो 750 तक चला गया, 810 वाला, और ब्लू स्टार भी लेके आइए। ये भी ब्लू स्टार अगर आप देखेंगे, देखिए 10% करीब गया है 1 महीने में, और ब्लू स्टार को लेके आइए। इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, 50% 1 महीने में गिर नहीं सकता। 15-20 दिन का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। हाँ, बोनस आया है, करेक्ट, इसके अंदर बोनस आया है, लेकिन अदरवाइज कमजोर है ये। क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किरण? सो वोल्टास की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसके प्रीवियस बॉटम जो बने थे 730-735 के आसपास, वहां से स्टॉक में कहीं ना कहीं 930 तक का एक हमने राइज देखा था। वहां से वापस ही अपने प्रीवियस जो बॉटम बने थे 730-740 उसके आसपास आ रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर बॉटम फिशिंग किसी को करना है तो 730-740 के आसपास हमें करना चाहिए, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि ओवरऑल चार्ट वीक है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल अगर आप इसका मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक बेरिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो किसी को नया अगर फ्रेश खरीदना है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बन रहा है, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। कहीं ना कहीं 750-740 के बीच में आप बाय कीजिए, 730 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में ये स्टॉक वापस 800 से 900 आ सकता है, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा। रिस्की बैट है, नीचे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 730 के स्टॉप लॉस के साथ। 730 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वोल्टास में आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा सा जोखिम वाला ये ट्रेड जरूर है, लेकिन जोखिम वाला क्यों लेना जब बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर हो जाए, तो रिस्क लेना ही क्यों है? बरसात में आप एसी के स्टॉक्स लेंगे तो फिर हाँ, अभी तो पंखे बंद करने पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। मुंबई में जो बारिश हो रही है, कमाल की बारिश हो रही है, और वो पूरा हम देखने की सिर्फ मुंबई नहीं, नॉर्थ इंडिया में पूरा क्या झूम के मौसम झमाझम बारिश हो रही है। अल नीनो, सूखा, ये तमाम जो चिंताएं थे ना, एक झटके ये में समझ खत्म। के अगर आपने बाजार में प्रॉफिट बुक करके बैठ गए कैश पे, तो उससे बड़ी मायूसी हो रही है। वन साइड भागा जा रहा है बाजार और हम कैश में बैठे। ये चर्चा हो रही थी कि जब भीषण गर्मी जब पड़ रही थी तो लग रहा था मानसून उसी तरह का आएगा, थोड़ी डिलेड जरूर है, लेकिन भरपाई सारी की सारी हो गई है। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट है, ज्यादा हो जाएगा मतलब। हाँ, घर में बैठिए। हाँ, ऑरेंज अलर्ट है। और हालांकि आईएमडी ने यह भी कहा है कि अगले 7-8 दिन थोड़ी सी यहाँ से रफ्तार सुस्त पड़ सकती है मानसून की। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाए, कंसोलिडेट करे थोड़ा, सुस्त पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा ही हो गई है। ये देखिए 19,100 भी आ गया है। जरा बैंक निफ्टी लेके डॉक्टर साहब, आई थिंक 44,500 क्रॉस हो गया होगा। आज सुबह सिसोदिया साहब कह रहे थे, जिस तरह से सौरभ सिसोदिया
कि ये देखिए 44,640 के आसपास आ गई कि करीब करीब मतलब 45,000 बहुत दूर नहीं है, और जिस स्पीड से जा रहा है मोमेंटम तो इस समय बना हुआ है। सारे ट्रिगर्स बढ़िया है ना। आप देखिए यूएस से कमेंट अच्छा है फाइनेंशियल सेक्टर को लेके, आरबीआई की जो कमेंट्री आ गई बहुत शानदार, जबरदस्त आ गई। एक डेकेड के लो पे है ग्रॉस एनपीएस की बात करें तो 4% के नीचे, क्रेडिट ग्रोथ चल रही है, 1%, ग्रॉस एनपी 4%, क्रेडिट ग्रोथ शानदार है, डिपॉजिट की ग्रोथ बेहतरीन है। एफआईआई चले आए, गोल्डमैन सैक्स यहाँ बोर्ड मीट कर रहा है। तो जितने ट्रिगर्स हो सकते हैं फाइनेंशियल्स तो उसके इंडिकेटर है इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल, ये इनफैक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं, बल्कि गेम तो असली इकोनॉमी में। करेक्ट। तो ये इकोनॉमी का एक स्टॉक की जरा चर्चा कर लेते हैं जी, एमएनएम फाइनेंशियल। अभी भी की मैंने श्रीराम और एमएनएम अभी चेक किया था, लेकिन आप बोल रहे हैं ना अभिषेक की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी एक स्टॉक है जो बैंकिंग में जो पूरी इकोनॉमी का एक तरह से रिफ्लेक्शन है, वो अभी तक नहीं चल रहा था, अटक गया था, वो है एसबीआई। करेक्ट। अगर आप देखें 3-4 दिन से नहीं चला वो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि थोड़ा आके अटका था 518-20 के आसपास, थोड़ा चला फिर से 600 के पास गया। लग रहा है कि इसके अर्ली संकेत आ रहे हैं कि एसबीआई अपना जो उससे टाइम स्पेंड कर दिया कंसोलिडेशन 1-8 महीने का, वो वापस आ रहा है। क्या किरण, आप क्या इस बात को मानेंगे, एसबीआई बेट लेना चाहिए क्या? ये उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है बैंकिंग रैली में, इनफैक्ट ये देखिए नेगेटिव है 1 महीने में, तो इस भाव से सो एसबीआई की बात करें हम तो ओवरऑल पीएसयू बैंक में जिस तरह का एक परफॉर्मेंस आया था, कहीं ना कहीं एसबीआई 560-570 से एक राइज हमने देखा 600 तक का, वहां से वापस एक जो डिप आया उसमें कहीं ना कहीं स्टॉक अपने 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। लास्ट 3-4 दिन से हम देखें तो 550-554 का बॉटम बना के काउंटर अभी 570 के आसपास चल रहा है, जो उसका प्रीवियस ब्रेकआउट था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बैंक निफ्टी भी एक अंडर परफॉर्मेंस दे रहा था, तो 44,000 का जो एक रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया है, तो चांसेस है कि यहाँ से अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो 2 ऐसे अंडर परफॉर्म स्टॉक है जिसपे हमारी नजर है, एक एसबीआई है तो दूसरा कोटक बैंक है। इन दोनों के अंदर एक चांसेस है कि यहाँ से हम एक आउट परफॉर्मेंस देके या तो एक कैचअप रैली डेफिनेटली हम देख सकते हैं। तो एसबीआई करंट मार्केट भाव से डेफिनेटली लेना चाहिए, 560 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है कहीं ना कहीं ऊपर में आप 590-600 तक के लेवल्स स्टेट बैंक में देख सकते हो। ठीक है, एसबीआई में आपको तेजी दिख सकती है इस लेवल से भी, ऐसा कन्विक्शन भी हमारे एक्सपर्ट्स का है। लेकिन एक शेयर छोटा शेयर है, इसको हम चर्चा तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट इसकी तेजी को लेकर जरा निवेशकों को आगाह करें जो तेजी देखकर शेयर में कूदते हैं। ब्राइटकॉम की बात कर रहे हैं, ये शेयर 100 रुपये के ऊपर चला गया था, वहां से गिरते गिरते ये 10 रुपये के नीचे गया और वहां से फिर इसमें बाइंग लौटी और अब 30 रुपये के आसपास का शेयर ये फिर से हो गया है। ब्राइटकॉम, संतोष, इसको आप क्या ट्रैक करते हैं? और अगर ट्रैक करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना तो इसमें शायद फंडामेंटल काम कर रहे हैं, ना तो कोई टेक्निकल्स काम कर रहे हैं, और ये अपनी ही रफ्तार दिखा रहा है शेयर, ये क्या सलाह होगी आपकी? ट्रैक तो जरूर करते हैं, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस तरह के शेयर्स में, तो बेटर है इस तरह के स्टॉक से अवॉइड करें। मार्केट में कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी, और ये जो नीचे से एक अच्छा अपमूव आया है, मेरे हिसाब से इसको एज ए एग्जिट अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में जब भी करेक्शन आएगा तो इस तरह के शेयर में सबसे पहले गिरावट आएगी। बात बोली, आगाह किया है हमने, और ये रिकमेंडेशन नहीं, ये निकलने का एक तरीका है। लेकिन आगे बढ़िए, कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। आपने इस तरह के अच्छे बड़े मूव्स पूरी एएमसी स्पेस में बहुत लंबे समय से नहीं देखे हैं। सारे आप बिरला एएमसी पकड़ लीजिए, एचडीएफसी एएमसी, निपॉन, कोई भी पकड़ लीजिए, आप बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। उसका बहुत हद तक दारोमदार जाता है जो कमेंट्री आई है माधवीपुरी बूथ जी से, जो सेबी की चेयरपर्सन है। हमारे साथ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के एमडी एंड सीईओ बाला सुब्रमण्यम जी जुड़ रहे हैं। बाला, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एएमसी स्पेस में एक बहुत ही खुशहाली सी एक लौट आई है, क्योंकि डर ये था कि टीआर का मामला बहुत जोर से कस दिया जाएगा, लेकिन हालांकि इसमें कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन जो उनकी कमेंट्री आई है कि इंडस्ट्री खुश रहेगी जो फाइनल रिकमेंडेशंस देख के। स्टॉक मार्केट पहले ही खुश होना शुरू हो गया। Thanks, Ajay. No, I think more than feeling happy, I think the acknowledgement जो SEBI chairperson ने during the her press meet post the SEBI board meeting highlighted out of various discussion जो म्यूचुअल फंड के बारे में, रेगुलेशन के बारे में जो बताया था, which is nothing but acknowledging the granular data that the industry has been representing to SEBI, and post the discussion on TR reduction. That's something which being appreciated. So उनका खुद ही का कैलकुलेशन के हिसाब से जो बनाया था that industry had better granular data,
उसका वजह से जो डिसीजन थोड़ा डिफरमेंट करना पड़ा. दिस इज समथिंग good news, is a proof of how the mutual fund industry has been operating in a highly transparent manner. And दूसरा एक actually is something also recognizing जो impact जो हम लोग जो analyze किया था वो basis में impact हो सकता है, any change in the reduction and any change that is being proposed, उसका impact भी समझ के उसको agree करके वो basis पे जो नया proposal बनाने के लिए जो उम्मीद दिया हुआ actually. This is something, as you rightly put it, it's something one should feel happy. I must also take the opportunity to thank SEBI chairperson for guiding us. जो series of meetings that we had with SEBI chairperson and SEBI members in the mutual fund division, right from executive director to whole-time member to everybody, and especially SEBI chairperson did give us the guidance asking for more data before they forming an opinion. For which I would also like to thank SEBI chairperson for giving us the opportunity to hear us and understands what we said makes a logical sense. The basis pay, they have come to this decision. This is something we would like to place on record, even as an amphi body as such. बाला सर, अभिषेक बोल रहा हूँ. एम्फी ने यानी कि इंडस्ट्री ने जो सीबीसी जो सिफारिश की थी वो ये की थी कि इसमें एसटीटी को बाहर कर दिया जाए इसके एम्बिट से, इससे जीएसटी को बाहर कर दी जाए, और काफ़ी हद तक वो लॉजिकल लग भी रहा था कि उसको टीआर के दायरे में नहीं रह सकती क्योंकि वो सारे का सारा पैसा तो सरकार के पास चला जाता है. अब जो कि रिवाइज्ड जो कंसल्टेशन पेपर आएगा, आपको क्या उम्मीद है कि आपने जो मांगे की हैं या फिर इंडस्ट्री ने जो मांगे की हैं वो सारी मान ली जाएंगी, और क्या क्या बदलावों की उम्मीद आप करके चल रहे हैं? अभी of course it is not worth preempting that, but फिर भी जो हम लोग जो represent किया था is how इंडस्ट्री के जो लास्ट 10 साल से इंडस्ट्री का जो ग्रोथ जो बड़ा होके आया अभी, उसका इम्पैक्ट कैसे आया इन्वेस्टर्स के लिए, स्केल बेनिफिट का, how the investors got benefit by way of reduction in expense ratio through the glide path already been given by SEBI. So that's something was highlighted. The margins, the perceived notions and a mutual fund margins have been rising, which is not the case. Margins have been coming down because the large benefit has been going to the investors at large, also been made to understand. Third is of course about statutory obligations. There are statutory taxes that we added, paid. Those statutory obligations, it belongs to the obligation that all of us have got to pay to the government. So uska bhi represented kiya hua actually that it should be kept outside the TR. So finally, what will come from the new proposal is something we'll have to wait and watch. The very fact that all such the observations have been made representation. I mean, we have made representations. उनका समझ के वो important को समझ के वो basis पे जो नया proposal लेके आ रहे हैं, that itself should be, in my view, is a proof of the industry importance that the industry is playing. Right. बहुत बहुत शुक्रिया. Actually, yeah. बहुत बहुत शुक्रिया बालाजी आज हमसे बात करने के लिए और ये समझाने के लिए. तो इंडस्ट्री बॉडी एएमसी के भी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी बाला ये कह रहे हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट इटसेल्फ बहुत है कि हम इंडस्ट्री को ध्यान रखेंगे फाइनल रिकमेंडेशन के तरफ, यानी एक रीजनेबल रिकमेंडेशन आएंगी जो कि फेयर होनी चाहिए, साफ सारे डेटा को हम उसमें इंक्लूड करेंगे और उसके बाद अपना, और इसीलिए बाजार में एक जबरदस्त तेजी एएमसी स्टॉक्स में दिखाई दे रही है. जबरदस्त. ठीक है, टीडी पावर सिस्टम्स की बात कर रहे थे जी, और जो ब्लॉक डील जो जिसके हम जिक्र भी कर रहे थे, 8.5% ये शेयर ऊपर अभी है. हमने ये 3% ऊपर जब ये शेयर था तो ये हाईलाइट किया इसको कि अच्छा देखिए टीडी पावर चल रहा है, और अभी 8% ऊपर है ये. जबरदस्त. हमने प्री मार्केट में बताया था कि इसकी जो बुक है ना, ये काफ़ी अच्छा और बहुत छोटी सी कंपनी है, अच्छे स्पेस में. मयूरेश शेयर गए थे, ये इस तरह के जो टर्बाइन्स हैं जो पावर की बहुत कंपनियां बना रही हैं जहां ग्लोबल डिमांड है, इतना बड़ा पूरा ब्लॉक एब्जॉर्ब हो गया. देखिए 10% की ज़बरदस्त तेज़ी टीडी पावर में दिखाई दे रही है. मुश्किल से 20-25 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट बनाती है ये क्वार्टरली कंपनी, लेकिन आज जो मूव है ना वो कमाल का है ये. ठीक है, ज़रा और जो एक्शन वाले स्टॉक्स हैं, ज़रा ख़ास तौर से वायदा वाले स्टॉक्स में उनकी ज़रा चर्चा करते हैं. फाइनेंशियल्स में हम अच्छी रौनक देख रहे हैं, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे, M&M फाइनेंशियल, श्रीराम फाइनेंस, लेकिन आरबीएल बैंक संतोष हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है, और इस पर ज़रा व्यू शेयर कीजिए क्योंकि
181 रुपये के आसपास ये शेयर है। आरबीएल बैंक के बारे में अक्सर ही चर्चाएं होती रही कि शायद ये अगला आईटीसी साबित होगा, हालांकि उसके बहुत पुख्ता संकेत अब तक नहीं मिले हैं। आज की तेजी क्या कह रही है और क्या इसमें आपको लगता है कि अभी भी फ्रेश लॉन्ग के मौके हैं? इस काउंटर का बात करें तो 180 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, तो एक थोड़ी सी और तेजी बचती है 188 जो एक पुराना रेजिस्टेंस है, तो अभी भी मुझे लगता है 5-6 रुपये का अपसाइड और देखने को मिल सकता है। वहां जाकर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बनेगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, तो अभी बने रहिए, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। अब आपका स्टॉप लॉस जो शिफ्ट हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 179 पर, और जो ऊपर में टारगेट रहेगा 188 का। राय आपको मिल रही है, लेकिन इस बीच आज आईटी स्टॉक्स का भी जिक्र होना चाहिए क्योंकि आईटी सेक्टर आज परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप देखेंगे मेजरली जो आईटी के प्लेयर्स हैं इनमें अच्छा खासा एक्शन है। टीसीएस देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, और इनफैक्ट इन्फोसिस और टीसीएस एजीएम को लेकर भी फोकस में रहें। अगर आप देखेंगे इन्फोसिस की एजीएम के बाद जो लेटेस्ट टेकअवेज आए इसमें इन्फोसिस के मैनेजमेंट सलिल पारेख का ये कहना था कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस के बावजूद टीसीएस ने दिखाई है। नंदन निलेकनी का ये कहना था कि 95 लार्ज यानी कि बड़ी डील्स होती हुई दिखी FY23 में, जिसमें से 40% बिल्कुल फ्रेश डील्स थी। और इसी तरह के एजीएम फ्लैशेस टीसीएस के लिए भी आते हुए इन्फोसिस टीसीएस में अच्छी मजबूती, इनफैक्ट पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में ही हम देख रहे हैं अच्छे साइंस नजर आ रहे हैं। कुणाल, आपकी राय क्या होगी? मिड कैप आईटी को प्ले करना चाहिए या फिर हैवी वेट्स पर नजर होनी चाहिए? कुणाल, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी सेक्टर पर आपका व्यू? वेल हमने ऑलरेडी एक लार्ज कैप काउंटर इन्फोसिस के ऊपर डिस्कशन कर लिया है, लेकिन इस लेवल पे अगर मैं मिड कैप काउंटर्स की बात करूं जहां पे हमें LTTS टेक्नोलॉजी है या दूसरे ग्रुप की बात करूं जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, या तो साइंट है या तो LTIM है, मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे LTTS के ऊपर फोकस करना चाहिए। इन्फोसिस तो नो डाउट एक अच्छा खासा बैट है यहाँ से ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मैं कहूंगा कि LTTS के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। यहाँ पे अभी स्टॉक तो फिलहाल 3886 के पास अभी ट्रेड कर रहा है, एंड लाइकली चांसेस है कि स्टॉक आने वाले दिनों में हमें ऊपर में 4030 और 4030 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपर में 4318 तक के लेवल दिखा सकता है। तो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 3750 के एसएल के साथ LTTS यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। इस पर फोकस है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं 3750 का और खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। इस बीच निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में जो स्टॉक्स मूव कर रहे हैं उसमें कंजम्पशन थीम से जुड़े स्टॉक्स हैं, पेंट स्टॉक्स और पावर सेक्टर भी है, और साथ ही इंडिगो के चार्ट्स को भी देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी 1% तक के मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन कंजम्पशन थीम में गोदरेज कंज्यूमर्स और मैरिको दोनों के स्टॉक प्राइस को लेकर आएंगे। यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज है। संतोष, FMCG प्लेज में आप देखिए दिन के उच्चतम स्तर के नजदीक 1089 के लेवल्स आज के हाई हैं। गोदरेज कंज्यूमर में 1085-86 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है, और साथ ही मैरिको में भी हम देख रहे हैं 530 के लेवल्स। FMCG कंजम्पशन थीम को किस तरह से देखा जाए और कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त जिस पर नजर होनी चाहिए, जहां पर अच्छे अपॉर्चुनिटीज एंट्री वाइज मिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा सेगमेंट तो प्ले आउट कर रहा है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है क्योंकि इसमें टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है, और आज शायद किसी एक FI ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट भी आई है जिसमें बड़े टारगेट दिए गए हैं, तो इसको मोमेंटम को चेस कर सकते हैं। नीचे 1078 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लग रहा है कि शायद ये 1100 का लेवल टेस्ट करेगा, और 1100 का लेवल क्रॉस करता है तो 1125 रुपए तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। मारिको की बात करें तो ये अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब इस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 50 दिन के मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता है मारिको में। आपके लिए 520 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला जो टारगेट आ रहा है वो 20 डे मूविंग एवरेज करीबन 536 का है, 536 क्रॉस करता है तो 550 अगला टारगेट रहेगा। 36 अगर पार कर गया तो 550 रुपए अगला लक्ष्य मैरिको के शेयर के लिए। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छी शुरुआत हम कहेंगे, 1% की तेजी पर ये शेयर शुरू हुआ, 26.5 रुपए के ऊपर निकल गया रिकॉर्ड हाइस पर, और पहली एयरलाइन देश की, खैर ये मतलब इसमें कोई चर्चा का विषय होना भी नहीं चाहिए, 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप इसने क्रॉस कर लिया है इंडिगो के शेयर ने, और पिछले 2-3 सत्र में हम देखा है कि हमने 24-24.5 रुपए के आसपास के भाव थे, अब वो 2600-26.5 रुपए के ऊपर ये शेयर निकलता हुआ आज दिखा है। इस पर जरा कुणाल आप व्यू शेयर कीजिए, इंडिगो लॉन्ग करें और क्या इस पूरी सीरीज के लिए भी लॉन्ग कर सकते हैं इसको?
इंडिगो की बात कर ले 2648 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नाउ यहाँ पे नई पोजीशन तो हम बना के नहीं चल सकते, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर लोअर लेवल पे जो एसएल आ रहा है वो एसएल आ रहा है 2450 पे, यानी कि 200 पॉइंट नीचे। तो मैं यहाँ पे नया बाई कॉम्बिनेशन तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग है उसको होल्ड करके रखिए। ऊपर में 2770 से लेकर 2850 तक के लेवल ऐसे टारगेट हमें पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन पर 19,082 के लेवल्स पर निफ्टी इस वक्त कर रहा है ट्रेड, हरे निशान के साथ करीब 100 अंकों की मजबूती। बैंक निफ्टी में 44,624 के लेवल्स। शुरुआत नई सीरीज की अच्छी हुई है और इस नई सीरीज की शुरुआत में 10 के बाजार की शुरुआत भी हम करते हैं हेडलाइंस के साथ।